हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट आपका है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। सोल, एनसी वेब, रेगुलर सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें किस तरह से आपको आंसर देना है। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अंबेडकर के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो परीक्षण करना है हमें राजनीति और अर्थव्यवस्था में क्या दृष्टिकोण रहा अंबेडकर जी का। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चिंतन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों क्षेत्रों में संरचनात्मक असमानता के विश्लेषण और न्याय केंद्रित सुधार, लोकतांत्रिक पुनर्गठन पर आधारित था। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक असमानता है उसमें सुधार की जरूरत है, लोकतंत्र को पुनर्गठन करने की जरूरत है। उनका दृष्टिकोण सैद्धांतिक ही नहीं रहा बल्कि समाज की ऐतिहासिक वास्तविकताओं पर आधारित व्यवहारिक विचारधारा है कि भाई ऐतिहासिक तौर पर जो समस्याएं बनी रही उन समस्याओं को व्यवहारिक तौर पर जो है ठीक करना बहुत जरूरी है, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। तो राजनीति के अध्ययन में अंबेडकर जी का क्या दृष्टिकोण रहा, तो सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं अंबेडकर जी। अंबेडकर जी कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी प्रभावी है जब उसके साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी सुनिश्चित हो। यानी आप राजनीतिक लोकतंत्र तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको भाई समाज में और आर्थिक व्यवस्था में भी जो है समानता देना जरूरी है। वो लोकतंत्र को केवल शासन व्यवस्था नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित साझा जीवन पद्धति मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं भाई लोकतंत्र कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो ऐसे ही बना दी गई है और शासन चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई सबको स्वतंत्रता दी गई है, समानता की बात करी गई है और सब आपस में एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, ऐसी बात वो संविधान को लेकर कहते हैं, लोकतंत्र को लेकर कहते हैं। उनके अनुसार केवल राजनीतिक अधिकारों से जातिगत असमानता समाप्त नहीं हो सकती। उन्होंने कहा भाई अगर हम राजनीतिक अधिकार दे दें लोगों को तो क्या इससे समाज में जो जातिगत असमानता खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। ठीक है, नियम सख्त बनाने पड़ेंगे, तभी जो है एक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। राज्य की परिवर्तनकारी भूमिका कहते हैं अंबेडकर जी की। अंबेडकर का विश्वास था कि जाति जैसी गहरी सामाजिक संरचना को बदलने के लिए राज्य का सक्रिय और सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक है। यानी अगर सामाजिक संरचना है उस समस्या में अगर आप कुछ बदलाव लाना है तो उसके अंदर भाई सरकार को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा, वही जो है समाज में बदलाव लेकर आ सकती है। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण, आप देखेंगे, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय को विशेष महत्व दिया तथा राज्य को कल्याणकारी रूप में देखा कि भाई समाज में अगर एकता लेकर आनी है, ठीक है, और व्यवस्था को अच्छे करना है तो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको विशेष तौर पर भाई आरक्षण देना जरूरी है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं जीने के लिए वो देना जरूरी है। और ये सब काम कौन करेगा भाई? राज्य करेगा। अगर राज्य जब ये सब काम करेगा तभी जो है समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है? कल्याणकारी राज का है। सारी व्यवस्थाओं को लागू कौन करवा सकता है? राज्य करवा सकता है, सरकारें करवा सकती हैं। तभी समाज जो है एक बनेगा और समाज में जो है समानता आएगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं अंबेडकर जी, तो दलितों और वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन, कि भाई जो दलित हैं और पिछड़े हुए हैं उनको एक पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। सामुदायिक दस्तावेज और संरक्षित सीटों जैसे उपायों का समर्थन करते हुए अंबेडकर ने समावेशी लोकतंत्र की वकालत की कि भाई जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको पृथक निर्वाचन के जरिए क्या दिया जाए भाई? उनको आरक्षित सीटें दी जाएं ताकि प्रतिनिधित्व में उनको भी क्या मिले? मौका मिले। वे मानते थे कि प्रतिनिधित्व के बिना शक्तिशाली वर्गों का वर्चस्व नहीं टूट सकता। तो उनका मानना था भाई जब तक हम जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तब तक भाई जो शक्तिशाली वर्ग हैं उनका शोषण करते रहेंगे। क्योंकि भाई जब किसी भी शोषित का या वंचित या दलित का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वो उनकी बातों को नहीं रखेगा, उनको समझाएगा नहीं कि भाई क्या इनकी समस्याएं हैं, तब तक समाज में उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। जो शक्तिशाली वर्ग है हमेशा उनका शोषण करते रहेंगे। इसलिए वो कहते हैं भाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है इन लोगों के लिए भी। जाति एक सामाजिक राजनीतिक संस्था है। तो अंबेडकर जी मानते थे कि जाति को केवल सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति संरचना का आधार बताया। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने
स्पष्ट किया कि जाति राजनीतिक व्यवहार और नेतृत्व को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो जाति जो है वो क्या कर रही है भाई, राजनीतिक व्यवहार को और नेतृत्व को भी नियंत्रित करती है। तो इसलिए राजनीतिक सुधार तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक जाति व्यवस्था समाप्त ना हो जाए। तो भाई आप कितने भी बदलाव कर ले, कितने भी सुधार कर लें, जब तक राजनीतिक सुधार नहीं होंगे, ठीक है, जब तक एक पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है समाज के अंदर, जाति व्यवस्था, वो सब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक कोई भी समाज में सुधार नहीं हो सकते। ठीक है, तो राजनीतिक संस्थाओं में जब तक सुधार नहीं होंगे, वंचित है, दलित हैं, शोषित हैं, जब तक उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज में कभी भी व्यवस्थाएं अच्छे से काम नहीं करेंगी, जाति व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब समझते हैं कि अंबेडकर जी ने अर्थव्यवस्था के अध्ययन में कौन से दृष्टिकोण दिए हैं। राज्य समाजवाद और नियोजन का समर्थन करते हैं अंबेडकर जी। अंबेडकर का आर्थिक समानता के लिए राज्य के स्वामित्व और नियोजन को आवश्यक मानते हैं कि भाई अगर आर्थिक समानता लेकर आनी है तो उसमें राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, सरकारों का नियंत्रण होना चाहिए और उनको नियोजन के तहत काम करना चाहिए कि भाई कौन सी चीज किसके लिए आवश्यक है। स्टेट ऑफ मिनोरिटीज में उन्होंने भूमि व उद्योग को, यानी जो भूमि है और जो उद्योग है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो सार्वजनिक स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियोजन का प्रस्ताव दिया कि भाई ये सारी जो चीजें होनी चाहिए वो राज्य के कंट्रोल में होनी चाहिए, सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए और लोकतांत्रिक नियोजन, यानी सबकी भलाई को देखते हुए कार्य करने चाहिए प्लान के तहत। क्योंकि पूंजीवादी जो ढांचा है वो वंचितों के लिए हमेशा शोषणकारी रहता है। वो कहते हैं अगर पूंजीवादी व्यवस्था अगर आपने अपना ली तो इससे कभी भी जो है, जो वंचित लोग हैं उनका कभी भी भला नहीं होगा, उनका हमेशा शोषण होता रहेगा। क्योंकि जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो हमेशा अपनी भलाई के लिए काम करेंगे, अपने प्रॉफिट के काम के लिए काम करेंगे, वो कभी भी वंचित लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, जिससे सामाजिक न्याय कभी भी नहीं हो पाएगा। कृषि समस्या का समाधान, तो अंबेडकर जी कहते हैं भारत की आर्थिक कमजोरी को वे कृषि संरचना की समस्याओं में देखते हैं कि भाई भारत में जो आर्थिक कमजोरी है उसका प्रमुख कारण क्या है कि हमारी जो कृषि संरचना है उसको ढंग से देखा नहीं गया है, भूमि वितरण सही से नहीं हुआ है, सामूहिक खेती, बिचौलियों की समाप्ति, अगर जब तक ये सारी चीजें नहीं करी जाएंगी, यानी भूमि वितरण आप देख रहे हैं भाई कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं, कुछ लोगों के पास जमीनें ही नहीं है, ठीक है, सामूहिक खेती होती है, सामूहिक खेती में क्या होता है भाई, ये नुकसान है ना, कोई भी ढंग से काम नहीं कर पाता है, ठीक है ना। सरकारी नियंत्रण में अगर चीजें होंगी और सरकार ही सारी चीजें तय कर देगी एक तरह से, अगर आप देखते हैं तो लोग जो हैं वो सही से काम नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है भाई बिचौलियों की समाप्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा प्रॉफिट आप देखेंगे बिचौलिए ले जाते हैं, ना सरकार को मिल पाता है और ना ही आप देखेंगे किसान को मिल पाता है, तो इसलिए इनकी समाप्ति बहुत जरूरी है। साथ ही भी कहते हैं भाई छोटे छोटे खेतों के एकीकरण की आवश्यकता है कि भाई बहुत जगह आप देखेंगे छोटे छोटे खेत हैं, अलग अलग स्थानों पर होते हैं, तो इससे सबसे बड़ी समस्या जो होती है किसानों को होती है उत्पादन करने में। तो कहते हैं कि ये सारी अगर चीजें ठीक कर दी जाए तो उत्पादन और दक्षता जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जो हमारी आर्थिक कमजोरी है कृषि के कारण वो समाप्त की जा सकती है। श्रमिकों के हितों की रक्षा की बात करते हैं तो अंबेडकर आधुनिक श्रम कानूनों के निर्माण में अग्रणी रहे। तो आज के जो श्रमिक कानून देखते हैं वो काफी हद तक आप देखेंगे अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित हैं काफी। उन्होंने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात करी, 8 घंटे कार्य दिवस की बात करी, मातृत्व लाभ की बात करी, श्रम सुरक्षा तथा औद्योगिक विवाद नियंत्रण तंत्र जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का समर्थन किया कि भाई श्रम कानून बहुत जरूरी हैं, कितना मजदूरी मिलनी चाहिए, कितने घंटे काम करने चाहिए, ठीक है, अगर महिलाएं हैं तो उनको भी भाई मातृत्व लाभ मिलना चाहिए ना, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। श्रमिकों के लिए सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरह से भाई वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। उद्योगों में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो औद्योगिक जो भी विवाद हैं वो संस्थाएं उन विवादों को सही से हल कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो उस समय अम्बेडकर जी ने रखी थी। जाति और अर्थव्यवस्था का संबंध, उनके अनुसार जाति आधारित पेशेगत विभाजन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख बाधा है। तो कहते हैं भाई जो जाति आधारित व्यवस्था बनाई गई है ना, कि उसके आधार पर पेशा तय किया गया है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत विनाशक है, ठीक है ना। ये विकास में क्या कर रही है, बाधा डाल रही है, क्योंकि जाति श्रम गतिशीलता है कि भाई अगर जाति में जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको वही काम किया दिया जाएगा तो श्रम गतिशीलता हो ही नहीं सकती, वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसका भाई कौशल विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उन लोगों का तो कभी कौशल विकास हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही तरह के काम कर रहे हैं और उनको सीमित कर दिया जाता है, उनकी स्वतंत्रता को रोका जाता है भाई, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार देते हैं तो स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, तो उनको भी भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए ना कोई भी काम करने की, जिससे आर्थिक ठहराव भी उत्पन्न होगा। क्योंकि भाई अगर
जो अच्छे श्रमिक हो सकते हैं, जो अच्छा काम किसी और जगह कर सकते हैं, अगर उनको आप बाधित करेंगे एक जगह, तो आर्थिक व्यवस्था भी भाई अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसलिए आर्थिक प्रगति के लिए सामाजिक न्याय और जाति उन्मूलन अनिवार्य है। तो इसलिए वो कहते हैं भाई कि हर एक वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, तभी सामाजिक न्याय हो पाएगा। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है भाई कि जातिगत जो व्यवस्था है उसका उन्मूलन किया जाए, यानी जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। समग्र अगर मूल्यांकन देखें अंबेडकर जी का, तो समग्र दृष्टि में अंबेडकर राजनीति और व्यवस्था दोनों को समाज के सामाजिक ढांचे से जो है जोड़कर देखते हैं कि भाई दोनों सामाजिक ढांचे हैं, ठीक है, और यह दृष्टि उन्हें राष्ट्रवादियों से अलग बनाती है। तो राष्ट्रवादी जो है वो अलग सोच रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे अंबेडकर जी राजनीति और शास्त्र को दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। वो व्यवहारिकता की बात करें तो उनके विचार संविधान, श्रम कानून और आर्थिक नीतियों में लागू हुए। तो उन्होंने जो विचार रखे थे, आप देखेंगे जब संविधान बन रहा था तो इन सब चीज़ों को उसमें रखा गया, जिनसे उनकी दृष्टि की प्रयोगशीलता सिद्ध होती है। तो इससे पता लगता है ना भाई उनको इन सब चीज़ों की समझ थी कि आगे क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए कह सकते हैं भाई उन्होंने जो नीतियां बनाई या जो चीज़ें रखी आज काफ़ी प्रभावी हैं। वो अति राज्यवादी झुकाव, तो आलोचकों का मत है कि अंबेडकर का राज्य पर अत्यधिक निर्भरता का दृष्टिकोण आर्थिक स्वतंत्रता और निजी पहल को सीमित करता है, ठीक है। तो कुछ भाई आलोचक भी हैं जो उनके मत से सहमत नहीं है। वो कहते हैं अगर भाई राज्य पर ज़्यादा आप अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे तो इससे लोगों की भाई आर्थिक स्वतंत्रता भी छीन सकती है ना, लोग आर्थिक स्वतंत्रता अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। और निजी पहल यानी जो लोग निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो वो लोग तो सीमित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी आलोचना भी की गई। सामाजिक न्याय का आधार, तो अंबेडकर भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जाति केंद्रित विश्लेषण प्रदान करते हैं, जो आज भी भारतीय समाज को समझने का सबसे प्रभावशाली उपकरण है। तो भाई उन्होंने जाति केंद्रित जो विश्लेषण दिए वो आज के समाज में भी प्रभावी हैं, आप देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई अंबेडकर का राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण न्याय, समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित था। वे राजनीति को सामाजिक मुक्ति का साधन और अर्थव्यवस्था को मानव कल्याण का माध्यम मानते थे। सही बात है। उनकी सोच भारत के लोकतंत्र विकास मॉडल के लिए सुदृढ़ वैज्ञानिक और परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका प्रदान करती है। तो आज भी प्रभावी है भाई उनके विचार। आज भी उनका चिंतन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समझने और उनसे मुक्ति पाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, ठीक है। तो उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंबेडकर द्वारा जाति व्यवस्था की आलोचना का विश्लेषण तथा जाति व्यवस्था उन्मूलन के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट रणनीतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किस तरह की रणनीतियां बनाई थी अंबेडकर जी ने, वो समझेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को न केवल सामाजिक असमानता का मूल कारण मानते थे कि भाई जाति व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ा कारण है सामाजिक असमानता का भारत में, बल्कि इसे भारत के राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक पिछड़ेपन को भी प्रमुख स्रोत मानते थे। भाई इससे आप देखेंगे भारतीय राजनीति, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक पिछड़ापन भी है। उनकी आलोचना गहन तार्किक और प्रायोगिक विश्लेषण पर आधारित थी। तो उन्होंने इसके लिए भाई गहन तार्किक विश्लेषण किया है। साथ ही उन्हें जाति उन्मूलन के लिए ठोस, लक्षित और बहुआयामी रणनीतियों को भी प्रस्तावित किया। तो उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए भाई कैसे खत्म किया जा सकता है, तो बहुत सारी उन्होंने रणनीतियां भी प्रस्तावित की थी। जाति व्यवस्था की अंबेडकर द्वारा आलोचना, तो जाति व्यवस्था को जो अंबेडकर जी हैं असमानतापूर्ण सामाजिक संरचना मानते थे। अंबेडकर जाति को ग्रेडेड इनक्वलिटी यानी स्त्रीकृत असमानता की प्रणाली मानते हैं। इसमें केवल ऊंची और नीची जातियों का भेद नहीं है, बल्कि नीची जातियां भी आपस में उच्च और निम्न के विभाजन में बटी रहती हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ ऊंची नीची जातियां हैं, आप देखेंगे जातियों के अंदर भी ऊंच नीच होती है। इस प्रकार जाति व्यवस्था समाज में स्थायी असमानता और विभाजन पैदा करती है, और इसी कारण आप देखेंगे समाज में अस्थायी असमानता है और विभाजन है, क्योंकि जातियों में तो विभाजन है बल्कि जातियों के अंदर भी वो विभाजन को देखते हैं। जाति व्यवस्था स्वतंत्रता और समानता के विरुद्ध है। तो अंबेडकर जी के अनुसार जाति व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता, सही बात है भाई, अगर जाति के आधार पर किसी लोगों को सीमित कर दिया जाए तो उसकी स्वतंत्रता तो बाधित होगी। सामाजिक गतिशीलता, तो भाई वो अपना समाज में विकास भी नहीं कर सकते। और समान अवसरों के विरुद्ध था, तो भाई उनको समान अवसर भी नहीं मिलेंगे। अगर उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, वो समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब भाई क्या है, उनको अवसर तो मिलेंगे नहीं। जाति जन्म के आधार पर व्यक्ति की स्थिति और पैसा तय कर देती थी। अगर भाई जाति के आधार पर यह तय कर दिया गया व्यक्ति यही काम करेगा तो उसकी स्थिति और पैसा जो भी पैसा है वो तय हो गए शुरू से ही, जिससे योग्यता, प्रतिभा और प्रयत्न गुण हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर उसकी भाई कोई प्रतिभा है, वो कुछ और भी कर सकता है उसकी योग्यता के अनुसार, तो वो चीज़ कर ही नहीं पाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई, खत्म है उसके लिए, तो ठीक है ना, समाप्त है, तो वो बेचारा वहीं रह जाएगा। जाति और श्रम पर कृत्रिम विभाजन था अंबेडकर जी का। तो वो कहते हैं जाति डिवीजन ऑफ लेबरर्स नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जाति केवल कार्य का नहीं बल्कि कार्य को करने वालों का भी विभाजन है। यानी ऐसा नहीं कि आप देखेंगे सिर्फ भाई
जाति जो है वो क्या कर रही है, कार्य का विभाजन कर रही है, कार्य जो कर रहे हैं उनका भी विभाजन करती है और व्यक्तियों को निश्चित कार्यों में स्थायी रूप से बांध देती है। तो एक व्यक्ति एक ही काम में जो है वो स्थायी रूप से बंधा रहता है। तो इससे श्रम की स्वतंत्रता और कौशल विकास और आर्थिक प्रगति भी जो बाधित हो जाती है। तो इससे क्या होगा भाई, व्यक्ति क्या होगा, उसकी श्रम की स्वतंत्रता खत्म हो गई, वो कौशल विकास नहीं कर पाएगा और आर्थिक रूप से भी क्या होगा, वो पिछड़ा रह जाएगा। जाति व्यवस्था और धर्म का गठजोड़। तो एनिलिनेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने दिखाया कि जाति व्यवस्था को मनुस्मृति, स्मृति और वर्ण आश्रम धर्म जैसे धार्मिक शास्त्रों का समर्थन प्राप्त है। यानी वो कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था बनाई गई है वो प्राचीन धर्म ग्रंथों से प्रेरित है, धर्म ग्रंथों में भी उनको समर्थन दिया गया है। धर्म द्वारा इसे पवित्रता मिलने के कारण जाति प्रथा का उन्मूलन और कठिन हो जाता है, क्योंकि धार्मिक वैधता सामाजिक सुधार में बाधा है। तो कहते हैं भाई, क्योंकि धर्म के द्वारा पवित्रता और अपवित्रता की धारणा पहले से बनाई हुई है, जो जाति प्रथा को कठोर नियम के आधार पर रखी गई है। और क्योंकि इसको किसका समर्थन प्राप्त है भाई, इसको धर्म का समर्थन प्राप्त है, इसलिए इसको खत्म करना जो है बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या मिली हुई है भाई, धार्मिक वैधता मिली हुई है, और जिस चीज को धार्मिक वैधता मिली हुई है उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होता। जाति व्यवस्था लोकतंत्र विरोधी है। तो कहते हैं भाई, जो जाति व्यवस्था होती है वो क्या होती है, वो लोकतंत्र विरोधी होती है। क्यों? क्योंकि अंबेडकर का मत था कि लोकतंत्र का आधार समानता और बंधुत्व है, जबकि जाति दोनों को नष्ट कर देती है। जाति आधारित समाज में नागरिकों के बीच हम किस साझा भावना विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण सामाजिक बंधुत्व और राजनीतिक एकता दोनों कमजोर पड़ती है। तो भाई अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जा रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाई सब समान होता है, ठीक है ना, समानता की बात की जाती है, बंधुत्व की बात की जाती है। लेकिन जब समाज के अंदर जातिगत भेदभाव है, लोग आपस में बटे हुए हैं, तो उन लोगों में हम की भावना आ ही नहीं सकती भाई। कभी भी एक नीची कास्ट का व्यक्ति जो है वो बड़ी कास्ट का जो व्यक्ति है उसके साथ समान दर्जा पाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसे दिया ही नहीं जाएगा, वो उसके साथ बैठ ही नहीं सकता, तो हम की भावना पैदा ही नहीं होगी। तो इसलिए सामाजिक बंधुत्व कभी आ ही नहीं सकता, राजनीतिक एकता तो कभी बढ़ ही नहीं सकती लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं भाई जाति व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। हिंदू समाज की विखंडनकारी शक्ति। तो उनके अनुसार जाति समाज को अनेक छोटे छोटे परस्पर अलग अलग समूहों में बांट देती है। इससे सामूहिक नैतिकता और सामूहिक हित की चेतना विकसित नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद की प्रक्रिया भी कमजोर होती है। तो कहते हैं भाई, क्योंकि जाति व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था क्या करेगी भाई, पूरे समाज को छोटे छोटे अलग अलग समूहों में बांट देगी। तो इससे क्या होगा भाई, सामूहिक एकता बन ही नहीं पाएगी, लोग एक साथ आ ही नहीं पाएंगे, और इसीलिए आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद भी जो आपको कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। जाति उन्मूलन हेतु अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट रणनीतियां। तो सबसे पहले अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा। अंबेडकर ने माना कि जाति व्यवस्था शुद्ध अशुद्ध के विचार और विवाह के कठोर नियमों के कारण टिकती है, क्योंकि भाई यही कारण है जो जाति व्यवस्था को और कठोर रूप से लागू करवाते हैं। तो इसलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह को जाति उन्मूलन का सबसे प्रभावी साधन बताया कि भाई कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये नियम अगर खत्म हो जाएंगे तो क्योंकि भाई इन नियमों ने सख्त तौर पर बांध रखा है ना समाज को, अगर अंतरजातीय विवाह होने लग गए तो अब जाति व्यवस्था जो है क्या होगी, प्रभावी रूप से खत्म होगी, क्योंकि रक्त संबंध और सामाजिक रिश्तों को पुनर्गठित जातीय दीवारों को तोड़ता है। क्योंकि भाई जब रक्त संबंध बनेंगे तो जो पुरानी विश्वास हैं, जो रिश्ते हैं, जो पुरानी चीजें हैं वो खत्म होंगी, नए रिश्ते बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जातीय दीवार जो है वो टूटेंगी। जाति आधारित सामाजिक व्यवहार का त्याग। तो उन्होंने जाति के आधार पर अलग भोजन, मेल जोल, सामाजिक व्यवहार को समाप्त करने पर जोर दिया कि भाई जाति के आधार पर जो मेल मिलाप है, ठीक है ना, भोजन या लोग आपस में मिलते हैं और एक जाति के लोग सारे कार्यक्रम करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं समाप्त होनी चाहिए, सबको समान रखना चाहिए। जब लोग साथ बैठकर खाते पीते, मिलते जुलते और बराबरी से संबंध बनाते हैं तो जाति की सामूहिक दूरी धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ जाति विशेष के लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जाति व्यवस्था आपस में मिले, चाहे वो ऊंची हो नीची हो, साथ में बैठे व्यवहारिक रिश्ते बनाएं, खाएं पिए, ठीक है, मिले जुलें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सामाजिक दूरी खत्म होती है और आपसी संबंध जो होते हैं मजबूत होते हैं। जाति समर्थक धार्मिक शास्त्रों को पुनर्विचार और अस्वीकार किया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी जाति को धार्मिक वैधता से मुक्त करने के पक्षधर थे। उन्होंने मनुस्मृति और अन्य जाति समर्थन शास्त्रों की तीखी आलोचना की और सामाजिक सुधार के लिए धर्म में मूलभूत परिवर्तन की अवधारणा बताई। तो उन्होंने कहा भाई जो मनुस्मृति ग्रंथ है और जो और भी धर्म ग्रंथ हैं उनकी वो आलोचना करते हुए कहते हैं क्योंकि भाई इनमें सामाजिक सुधार होना बहुत जरूरी है, मूलभूत परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बातें लिख दी गई हैं उन बातों को ही आज भी लागू कराया जाता है, जिससे कभी भी समानता नहीं आ सकती। क्योंकि जब
तक धर्म जाति को पवित्र मानता रहेगा तब तक समाज में वास्तविक परिवर्तन कठिन रहेंगे। तो कहते हैं भाई धर्म ने अगर जाति व्यवस्था को बना रखा है और जाति व्यवस्था को पवित्र मान रखा है, तो जब तक लोग धर्म को मानते रहेंगे तब तक ये व्यवस्था खत्म ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए धर्म में ये जो चीजें लिखी गई हैं इनमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन लाने की बात करते हैं। राज्य का हस्तक्षेप, कानून और संवैधानिक प्रावधान। तो सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अम्बेडकर ने राज्य को एक मजबूत परिवर्तनकारी शक्ति माना। उन्होंने छुआछूत निषेध, समान नागरिक अधिकार, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे उपायों को संविधान और कानून के माध्यम से लागू किया, जिससे कानून सामाजिक परिवर्तन का साधन बन सके। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना तो उसमें आप देखेंगे जो एक छुआछूत जैसी बहुत बेकार व्यवस्था थी उसको उन्होंने निषेध करवाया। ठीक है, और समान नागरिक अधिकार, यानी भारत में जो भी लोग हैं किसी भी धर्म जाति विशेष के हों सबको क्या दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। और जो पिछड़े लोग थे उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई, सामाजिक सुरक्षा दी गई और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अलग से सीटें आरक्षित करी गई कि भाई वो भी जो है मुख्य धारा से जुड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कानून के रूप में भारतीय संविधान में लागू की गई, जिससे क्या है कि भाई अगर सामाजिक परिवर्तन जो है लाया जा सके। ठीक है, तो इसी से क्या सोचा उन्होंने, भाई ये सामाजिक परिवर्तन इन सब चीजों से आ सकते हैं। आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की बात करते हैं अम्बेडकर जी। वे जानते थे कि केवल सामाजिक सुधार जो है वो जाति का अंत नहीं होगा जब तक शिक्षा, रोजगार, भूमि सुधार और आर्थिक अवसर उपलब्ध ना हो। ठीक है, तो सिर्फ भाई कानून बना देना, ठीक है ना, और बातें कर देना, तो इससे तो सामाजिक सुधार नहीं हो सकता। जरूरी क्या है भाई, लोगों के अंदर जागरूकता आना जरूरी है। तो कैसे आएगी भाई, जब लोगों को शिक्षित किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है ना, जो भूमि व्यवस्था है उसमें सुधार करके उनको भी हक दिया जाएगा, आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो भी समाज में एक समान आएंगे, तभी जाके जो व्यवस्थाएं जो पुरानी है वो चली आ रही हैं वो खत्म होंगी। तो आर्थिक व शैक्षणिक सशक्तिकरण वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाकर जाति व्यवस्था की भौतिक जड़ों को कमजोर करता है। तो उनका मानना था भाई अगर शिक्षित कर दिया जाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो वंचित वर्ग है वो खुद क्या होगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जो पुरानी भौतिक जड़ें हैं, जो ये व्यवस्था बनी हुई है जाति व्यवस्था, वो क्या होगी, धीरे धीरे अपने आप कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। धर्म परिवर्तन, नई सामाजिक पहचान का निर्माण। तो अंततः 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के ढांचे में जाति उन्मूलन लगभग असंभव है। तो वो मानते हैं कि भाई कि कितने भी नियम, कायदे, कानून कुछ भी बना लिए जाएं, लेकिन जो हिंदू धर्म है उससे जाति उन्मूलन जो है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए जाति विरोधी और समानतावादी धर्म में प्रवेश कर दलितों को नई सम्मानजनक सामाजिक पहचान दी जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया भाई, चलो धर्म परिवर्तन किया कि भाई एक ऐसा धर्म अपनाना चाहिए जिसमें सबको सम्मानजनक सामाजिक पहचान मिल सके। तो धर्म परिवर्तन जाति व्यवस्था से मुक्ति का एक क्रांतिकारी कदम था। तो वो मानते थे भाई अगर हम धर्म में ही परिवर्तन कर लें तो हम जिस धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था को ढो रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। समग्र आकलन अगर हम देखें तो अंबेडकर ने जाति के केवल सामाजिक संस्था न मानकर राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में देखा। उनकी रणनीतियां बहुस्तरीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी आयामों को स्पर्श करती हैं। तो उन्होंने हर एक मुद्दे पर बात रखी है अपनी। आलोचकों का कहना है कि अंतरजातीय विवाह या सामाजिक प्रथाओं में बदलाव धीमी प्रक्रिया, भाई इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती, पर यह भी सत्य है कि उनके बिना जाति उन्मूलन संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ उनके आलोचक हैं जो कहते हैं भाई जिन्होंने जो बातें कही वो ठीक है, लेकिन उनको इतने प्रभावी रूप से लागू करना आसान नहीं है, इसके लिए समय लगेगा। ठीक है, उनके संवैधानिक उपाय आज भी सामाजिक न्याय की ऋण है। तो उन्होंने जो भाई संविधान में जो संवैधानिक उपाय किए आज भी आप देखते हैं, जैसे जाति उन्मूलन हो गया और जो भी उन्होंने बहुत सारी समानता, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है ना, आरक्षण की व्यवस्था हो गई, तो ये आज भी आप देखते हैं बहुत व्यवहारिक हैं। ठीक है, और आज भी जो आप देखते हैं उनकी ये चीज़ें जो हैं समाज को एक अच्छे विकास की तरफ लेके जा रही हैं। ठीक है ना, लोग इससे प्रेरित होते हैं। तो कह सकते हैं हम अंबेडकर की जाति विमर्श एक गहन, आलोचनात्मक तथा परिवर्तनकारी दर्शन है। उन्होंने जाति को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बाधा बताया और उनके उन्मूलन हेतु सामाजिक व्यवहार, धार्मिक पुनर्गठन, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा राज्य हस्तक्षेप जैसी संगठित, वैज्ञानिक और बहुआयामी रणनीतियां प्रस्तुत की। ठीक है, तो जो जाति व्यवस्था थी उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम किया। आज भी जाति संबंधी मुद्दों के समाधान में अंबेडकर के विचार सबसे प्रासंगिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज भी उनकी जो विचारधारा है वो मार्ग प्रशस्त करती हैं अगर कोई नई चीज लेकर आनी है, कोई नए विकल्प लेकर आने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्लाम और भारत विभाजन पर अंबेडकर जी के क्या विचार थे, एक निबंध लिखिए। तो देखिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज, राजनीति और धर्म पर गहन अध्ययन किया। इस्लाम और भारत विभाजन पर उनके विचार भावनात्मक नहीं थे, बल्कि वह ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित थे। उनकी कृति पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इस विषय पर उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अंबेडकर ने मुस्लिम समाज की संरचना, हिंदू मुस्लिम संबंधों के ऐतिहासिक गतिशीलता तथा विभाजन की अनिवार्यता विकल्पों को यथार्थवादी मूल्यांकन किया है। ठीक है, जैसा था वैसा उन्होंने बताया है। इस्लाम पर अंबेडकर जी के क्या विचार रहे, तो इस्लाम का धार्मिक सामाजिक ढांचा बताते हैं वो। अंबेडकर ने इस्लाम को एक संगठित धार्मिक समुदाय के रूप में देखा, जिसका मूल आधार सामुदायिक एकता है। वे मानते थे कि इस्लाम सिद्धांत समानता पर आधारित है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में यह समानता मुख्यतः अपने समुदाय तक सीमित रही। इसी कारण उन्होंने पाया कि भारतीय मुसलमान हिंदुओं से अलग सामाजिक पहचान बनाए रखते थे, जिससे सामुदायिक दूरी जो है वो बढ़ती रही इनकी। दूसरा, राजनीतिक इस्लाम की अवधारणा के बारे में अंबेडकर जी क्या कहते हैं, तो अंबेडकर ने इंगित किया कि इस्लाम केवल धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि राजनीतिक सिद्धांत भी है। ठीक है, तो हम इसको एक धार्मिक व्यवस्था नहीं मान सकते, इस्लाम को राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर चलती है। उम्मत की अवधारणा मुस्लिम समुदाय को धार्मिक राजनीतिक एकता प्रदान करती है। तो जो एक उम्मत की अवधारणा चली आ रही थी, उसके कारण वो मुस्लिम समुदाय को धार्मिक राजनीतिक एकता मानते हैं, जो भारत जैसे बहुसंस्कृति राष्ट्र में पृथक राष्ट्र भावना को जन्म देती है। यानी मुस्लिम समाज में एक पृथक राष्ट्र भावना थी। इस तरह राजनीतिक इस्लाम सामुदायिक संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है। तो उन्होंने समझा था ये भाई कि जो भारतीय इस्लाम है वो सामुदायिक संबंधों में हमेशा तनाव का कारण बना। सामाजिक समन्वय की सीमाएं, तो अंबेडकर जी का मत था कि हिंदू मुस्लिम संबंधों में सामाजिक एकता कमजोर है, क्योंकि दोनों समुदाय भोजन, विवाह और सामाजिक रीतियों में कठोर अलगाव रखते थे। यानी ये लोग कभी भी एक समुदाय के तौर पर इकट्ठा नहीं हो पाए, हमेशा दूरियां बनी रहीं। ठीक है ना, आपस में मेल मिलाप नहीं हुआ इनका। ये सामाजिक दूरी राजनीतिक क्षेत्र में भी अविश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती रही। तो इसी कारण आप देखेंगे कि इन दोनों धर्मों के बीच में अविश्वास और प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रही। हिंदू मुस्लिम संबंधों का अंबेडकर द्वारा क्या विश्लेषण किया गया, तो ऐतिहासिक संघर्ष के तत्वों में कहते हैं अंबेडकर जी कि मध्यकालीन राजनीतिक प्रभुत्व और संघर्ष दोनों समुदायों के बीच मनोवैज्ञानिक दूरी का प्रमुख कारण बताया। तो उन्होंने कहा भाई जो मध्यकालीन राजनीतिक प्रभुत्व था उस समय दोनों कौमों में आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक दूरी थी, और उनके अनुसार समस्या केवल इतिहास तक सीमित नहीं रही, और ये जो समस्या थी वो केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं रही। आप आधुनिक राजनीति में भी देखेंगे तो सामुदायिक असुरक्षा और अविश्वास संबंध हमेशा से प्रभावित रहे, और आज की राजनीति में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार और शक्ति साझेदारी, वे मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकारों के समर्थक थे। उनका मानना था भाई कि वो अगर अल्पसंख्यक हैं उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, परंतु उनका तर्क था कि अलग राष्ट्रवाद या पृथक निर्वाचन पर आधारित शक्ति साझेदारी लोकतांत्रिक एकता के लिए बाधा बन सकती है। लेकिन जो पृथक निर्वाचन की बात करी जा रही है तो ये कभी भी जो है भाई एक लोकतांत्रिक एकता को नहीं बनाएगी। संयुक्त निर्वाचन को राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक मानते थे। तो उन्होंने कहा भाई संयुक्त निर्वाचन होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि एक धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन किया जाना चाहिए। जबकि पृथक निर्वाचन जो होता है वो क्या होता है, सामुदायिक राजनीति का मजबूत करता है। तो उन्होंने कहा पृथक निर्वाचन होगा तो समुदाय मजबूत होगा, लेकिन अगर संयुक्त निर्वाचन होगा तो राष्ट्रीयकरण होगा। तो इसलिए वो इनके मत से सहमत नहीं थे मुस्लिम समाज के। भारत विभाजन पर अंबेडकर जी के क्या विचार थे, तो विभाजन की अनिवार्यता पर अंबेडकर जी तर्क देते हैं कि ना तो कट्टर विभाजनवादी थे और ना ही भावनात्मक रूप से अखंडता के पक्षधर थे। तो उनका ये मानना नहीं था भाई विभाजन होना चाहिए या एक साथ रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में विभाजन की प्रवृत्ति के कारण से मुसलमानों की पृथक राष्ट्रीयता, तो मानते हैं भाई विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों की भाई पृथक राष्ट्रीयता थी, उनकी जो भावना थी वो अलग थी। ऐसे ही कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच हमेशा आप देखेंगे अविश्वास बना रहा। ठीक है ना, शक्ति साझेदारी में जो वो संतुलन कभी नहीं बना पाए, सामाजिक बंधुत्व को कभी वो आगे बढ़ा ही नहीं पाए। उनका निष्कर्ष था यदि दो समुदाय सहमति के से साथ नहीं रह सकते तो बाध्यता एकता संघर्ष को और बढ़ाएगी। अगर भाई दो समुदाय एक साथ नहीं है तो भविष्य में भाई क्या होगा, लड़ाई संघर्ष होंगे, और आकस जो आगे देखेंगे तो क्या होगा, समस्याएं आएंगी ही। तो इसलिए आप देखेंगे संघर्ष हमेशा बढ़ते ही रहे दोनों हिंदू और मुसलमानों के बीच। विभाजन के पक्ष में उनका यथार्थवादी मत था। तो भाई विभाजन के पद में वो जैसा है वैसा ही मत देते हैं। अंबेडकर ने विभाजन को आदर्श समाधान नहीं बल्कि व्यवहारिक विकल्प माना। तो उन्होंने कहा भाई कोई एक आदर्श समाधान नहीं था विभाजन होना, हाँ व्यवहारिक था भाई उस समय जो हुआ।
वे मानते थे यदि संयुक्त भारत में स्थायी राजनीति संतुलन नहीं बना सकती तो देश निरंतर अस्थिरता का सामना करेगा। तो उनका ये भी मानना था भाई कि अगर राजनीतिक स्थिर ही नहीं रहेगी तो हमेशा आप देखेंगे देश में क्या होगा, अस्थिरता बनी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने विभाजन की परिस्थितियों में दबाव में लिया गया यथार्थवादी कदम बताया। तो उन्होंने कहा भाई उस समय जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से जो निर्णय लिया गया वो निर्णय सही ही था। विभाजन के पश्चात भारत के लिए आवश्यक सुधार। तो अंबेडकर ने विभाजन के बाद भारत के लिए दो प्रमुख सुझाव दिए कि भाई मजबूत राष्ट्र राज्य का निर्माण होना चाहिए, तो एकीकृत नागरिकता होगी, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य संरचना बनाई जाएगी भारत को, कानून व्यवस्थाओं को जो है अच्छे से मजबूत किया जाएगा, सीमा पार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी समस्याओं का समाधान जरूरी था क्योंकि भाई आबादी अदला बदली हुई थी, बड़े पैमाने पर लोग इंडिया से जो भारत से जो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उनकी जो समस्या है उनका समाधान करना जरूरी था। अल्पसंख्यक अधिकारियों की सुरक्षा को उन्होंने आवश्यक माना कि जो भी भारत के अंदर अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये उनके प्रमुख मत थे दो। अगर हम समग्र मूल्यांकन करते हैं इनकी बातों का तो अंबेडकर ने इस्लाम और विभाजन को भावनात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक संरचना के आधार पर समझाया। वे किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं थे, उनका विश्लेषण संस्थागत और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित था, जो जैसा था उन्होंने देखा वैसा व्यक्त की अपनी अवधारणाएं। उनके विचार आज भी सामुदायिक संबंध और अल्पसंख्यक नीतियों के अध्ययन में उपयोगी हैं। तो आज भी जो उनकी बातें कही गई हैं वो सामुदायिक संबंध बनाने में और जो अल्पसंख्यकों को नीति बनाई जाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आलोचकों का कहना है कि कुछ बातों में कठोर यथार्थवाद अधिक झलकता है। कुछ कहते हैं भाई कुछ बातें जो है वो कठोर यथार्थवाद, ठीक है, में झलकती हैं, परंतु यह दृष्टिकोण उन्हें एक प्रभावशाली राजनीतिक विचारक बनाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो विचारधारा दी वो सही था और एक प्रभावशाली राजनीतिक विचारक के रूप में उनके सही मत थे। तो हम कह सकते हैं भाई अंबेडकर ने इस्लाम और भारत विभाजन के प्रश्न को संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण समझाया है। उन्होंने इस्लाम की सामाजिक राजनीतिक संरचना, हिंदू मुस्लिम संबंध की जटिलताएं, ब्रिटिश भारत की राजनीतिक परिस्थिति का वास्तुनिष्ठ जो विश्लेषण था वो दिया है। उनके अनुसार विभाजन दुखद था परंतु दो समुदायों में लंबे समय तक चल रहे अविश्वास और पृथक पहचान के कारण यह व्यवहारिक भी था। अंबेडकर का यह विश्लेषण आज भी भारत में सांप्रदायिक सद्भावना, अल्पसंख्यक नीति, राष्ट्र निर्माण संबंधी चिंतन और अमूल्यवान दिशा प्रदान करता है। तो आज भी उनके चिंतन जो प्रभावी हैं, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म और धर्मांतरण पर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, धर्म और धर्मांतरण पर क्या विश्वास रहे अंबेडकर जी के। तो धर्म और धर्मांतरण पर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म संबंधी विचार भारतीय सामाजिक संरचना, मानव गरिमा, समानता और नैतिकता की उनकी गहन समझ पर आधारित थे। ठीक है, तो वो इन सब चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके लिए धर्म केवल आध्यात्मिक विषय नहीं था बल्कि सामाजिक पुनर्गठन का साधन था। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई धर्म जो है वो कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है बल्कि वो समाज को फिर से स्थापित करने का एक साधन है। वही धर्मांतरण वे दलितों की मुक्ति और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना, व्यवहार और वैचारिक। तो कहते हैं भाई इसीलिए धर्मांतरण का मतलब ये था कि भाई अगर एक धर्म में अगर उनको सही से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो अगर उनको अपनी मुक्ति और आत्मसम्मान चाहिए तो उन्हें वो चीज़ें बदल लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों को जो है वो व्यवहारिक और सही मानते हैं। धर्म के बारे में अंबेडकर के विचार। तो धर्म का सामाजिक सुधार। अंबेडकर के अनुसार धर्म का मूल उद्देश्य समाज को नैतिक आधार देना और मानवता को न्यायपूर्वक ढंग से व्यवस्थित करना है। तो वो धर्म को मानते हैं भाई धर्म क्या है, धर्म का मूल उद्देश्य यही होता है भाई समाज को नैतिक आधार दे, ठीक है, और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। वे मानते थे कि कोई भी धर्म सामाजिक असमानता और अंधविश्वास या अत्याचार को वैध ठहराता है। तो कहते हैं भाई अगर धर्म क्या कर रहा है, सामाजिक असमानता बढ़ा रहा है, ठीक है ना, अंधविश्वास या अत्याचार को वैध ठहरा रहा है, तो वो वास्तविक धर्म कभी हो ही नहीं सकता, वो अधर्म है। उनके लिए धर्म का मूल्य सामाजिक कल्याण और नैतिकता से निर्धारित था। तो कहते हैं भाई धर्म जो है वो सामाजिक कल्याण के लिए होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता पर जो है आधारित होना चाहिए। धर्म का नैतिक चरित्र। तो अंबेडकर धर्म को ईश्वर या आध्यात्मिक सत्ता से नहीं बल्कि नैतिक आचरण से जोड़ते हैं। तो कहते हैं धर्म जो है वो क्या भाई नैतिक आचरण होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का मूल्य इस बात से आंका जाना चाहिए कि समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी मानवीय मूल्यों को कितना प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो वो कहते हैं धर्म वही है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करे। उनके लिए धर्म का आधार नैतिकता ना कि मिथकीय आस्था है। तो नैतिकता पर जोर देते हैं धर्म के लिए, वो मिथकीय जो आस्था है उसको मानने से इनकार करते हैं। हिंदू धर्म और रीति व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म के शास्त्र विशेषकर मनुस्मृति और वर्णाश्रम धर्म जाति व्यवस्था को पवित्रता प्रदान करते हैं। यह धार्मिक ढांचा सामाजिक विषमता को स्थायी बनाता है। तो उन्होंने कहा भाई जो भी धार्मिक ढांचा है उसमें जो भी धार्मिक विषमताएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हैं, इस वजह से लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सुधार सतही रूप से संभव नहीं है बल्कि इसके लिए मूलभूत धार्मिक ढांचे में परिवर्तन जरूरी है जो व्यवहार अत्यंत कठिन है। तो कहते हैं भाई कि जो भी हिंदू धर्म में
समस्याएं हैं वो उनके धार्मिक ढांचों में अगर जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसे व्यवहारिक रूप पर सही से लागू नहीं किया जा सकता। धर्म का लोकतांत्रिक स्वरूप, तो अंबेडकर का आदर्श धर्म वह है जो समानता पर आधारित हो, वैज्ञानिक सोच को स्वीकार करे। तो कहते हैं भाई धर्म वही है, आदर्श धर्म वही है जो समानता पर आधारित हो और जो वैज्ञानिक सोच है आज की उसे भी स्वीकार करे, कमजोर वर्गों की शक्ति प्रदान करे, अगर कोई कमजोर वर्ग है तो उसको शक्ति दे। वे धर्म को सामाजिक नैतिकता पुनर्गठन का साधन मानते हैं। तो कहते हैं धर्म जो है भाई वो सामाजिक नैतिकता से जुड़ा हुआ है जो समाज को अधिक न्यायपूर्ण और मानवतावादी बनाता है। तो इसीलिए समाज जो होगा क्या होगा, वो न्यायपूर्ण होगा और मानवतावादी होगा। अगर सामाजिक नैतिकता रहेगी समाज के अंदर तो अपने आप देखेंगे समाज जो होगा न्यायपूर्ण और मानवतावादी हो जाएगा। तो इसलिए वो धर्म में नैतिकता को जो है ज्यादा महत्व देते हैं। धर्मांतरण पर अंबेडकर जी के विचार, तो सामाजिक मुक्ति का साधन माना उन्होंने। तो अंबेडकर धर्मांतरण को दलितों की सामाजिक मुक्ति का प्रभावी साधन मानते थे कि भाई धर्मांतरण से जो उनको समाज में स्थिति है उससे क्या मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी। उनका प्रसिद्ध कथन, मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, इस विश्वास को दर्शाता है कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए समानता असंभव है। उनके लिए धर्मांतरण स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था भाई मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण किया, धर्म में परिवर्तन किया अपने, क्योंकि वो समझते थे कि भाई यहाँ पर उनको समानता नहीं मिल रही है तो दूसरे धर्म में जाएंगे तो उनको समानता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। ठीक है, आत्मसम्मान और नई पहचान का निर्माण, अंबेडकर के अनुसार धर्मांतरण केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि उत्पीड़न समुदाय के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और नई सामाजिक पहचान के निर्माण का साधन है। ठीक है, तो कहते हैं भाई अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो इससे क्या होगा भाई, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, सामाजिक पहचान नई बनेगी। तो यह जाति आधारित दमन से मुक्ति होगी कि इससे क्या होगा भाई, अब जिस धर्म में है उस धर्म में जो जाति व्यवस्था है आप उसे खत्म कर देंगे, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आवश्यक जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार है वो प्रदान करता है। तो इससे क्या होगा, आपको एक मनोविज्ञान और सामाजिक आधार मिलेगा जिससे क्या है कि आपको जो है अच्छा लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो व्यवस्था चली आ रही है उससे बाहर चले जाएंगे तो आप मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार पर ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। धर्मांतरण के मानक, तो उन्होंने धर्मांतरण को तर्क और नैतिकता पर आधारित निर्णय मारा। उनके अनुसार नया धर्म ऐसा होना चाहिए जो मानव समानता को स्वीकार करे, जाति व्यवस्था को नकारे और नैतिक आचरण का समर्थन करे। ठीक है, तो उनका मानना था भाई कि धर्म वो होना चाहिए जिसमें सब मानव समान हो, जाति व्यवस्था ना हो, नैतिक आचरण ज़्यादा अच्छे हों, वैज्ञानिक तर्कशील चिंतन को वो प्रोत्साहित करे। तो इन्हीं मानकों पर विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है उपयुक्त पाया। बौद्ध धर्म में परिवर्तन का औचित्य, तो 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया क्योंकि उनमें करुणा, समानता और नैतिकता प्रमुख है। तो उन्होंने माना भाई कि जो बौद्ध धर्म है वहाँ पे आप देखेंगे करुणा है, समानता है, नैतिकता है, तो इसलिए भाई वहाँ पर कोई जाति व्यवस्था का भी स्थान नहीं है, तो इसलिए वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। बौद्ध धर्म तर्कशीलता पर आधारित है, भाई तर्क पर बात करता है, सामाजिक परिवर्तन की क्षमता रखता है कि समाज में अगर भाई कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को भी वो मान्यता देता है। उनके लिए यह दलित समुदाय की मुक्ति का वैज्ञानिक, व्यवहारिक और नैतिक मार्ग था। तो उनका मानना था भाई अगर दलित जो है वो बौद्ध धर्म धारण कर लेते हैं तो जो एक समुदाय में बंधे हुए हैं, ठीक है ना, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और ये कहते हैं भाई उनकी जो मुक्ति है वो इसी वैज्ञानिक, व्यवहारिक और नैतिकता के मार्ग पर आएगी। अंबेडकर के विचारों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, तो अंबेडकर ने धर्म को सामाजिक संरचना और मानव नैतिकता से जोड़कर अत्यंत आधुनिक दृष्टि प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म संरचनात्मक सुधार नहीं, इसलिए परिवर्तन के लिए वैकल्पिक नीति व्यवस्था जो है वो आवश्यक हो जाती है। धर्मांतरण को उन्होंने सामूहिक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जिससे दलित समुदाय को नई पहचान और आत्मसम्मान प्रदान किया। तो उन्होंने भाई एक जो सामूहिक सामाजिक आंदोलन था उसके आधार पर धर्म को आगे बढ़ाया और धर्मांतरण को किया ताकि उनको आत्मसम्मान मिल सके। आलोचकों का मत है कि धार्मिक परिवर्तन से तत्काल आर्थिक बदलाव नहीं आता, हाँ, परंतु मानसिक दासता से मुक्ति और सामाजिक साहस के निर्माण के लिए यह प्रक्रिया निर्णायक महत्व करती है। ठीक है, तो वो कहते हैं भाई अगर आपने धर्मांतरण कर लिया तो इससे आप ये नहीं है कि भाई सामाजिक और आर्थिक बदलाव आपको एकदम से मिल जाएगा, हाँ, मानसिक दासता से मुक्ति मिलेगी और सामाजिक साहस जो है वो आपका बढ़ता है, तो आप कुछ नए चीजें कर सकते हैं, नए निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम भाई अंबेडकर के लिए धर्म मानव समाज का नैतिक आधार था और धर्मांतरण सामाजिक न्याय और मनुष्य की गरिमा की पुनर्स्थापना का माध्यम है।
उन्होंने धर्म में ना तो अंधविश्वास के रूप में स्वीकार किया और ना ही व्यक्तिगत मोक्ष का साधन माना, बल्कि समाज निर्माण और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का उपकरण माना। धर्मांतरण के माध्यम से दलितों के लिए समान आधारित नवधर्म की स्थापना अम्बेडकर की वह ऐतिहासिक पहल थी जिसने भारतीय समाज में धर्म और सामाजिक न्याय संबंधी विमर्श को जो है एक नई दिशा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हिंदू कोड बिल के बारे में क्या विचार थे उनके? अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया हिंदू कोड बिल स्वतंत्र भारत के सामाजिक वैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी विधेयक था। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में फैली लैंगिक असमानताओं, पितृसत्तात्मक संरचना, पारिवारिक कानूनों में व्याप्त जड़ता को समाप्त करना था। यानी जो पुराने विचार चले आ रहे थे, पुरानी चीजें चली आ रही थी हिंदू समाज के अंदर, उनको वो खत्म करना चाहते थे और समानता लाना चाहते थे। समानता एवं न्याय सुनिश्चित करना था। वे विधेयक अंबेडकर के सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण तथा संवैधानिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो इन सब का जो आप देखेंगे मूर्त रूप था। ठीक है, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी जो समानता की बात नहीं करती थी, ठीक है ना, भेदभाव की बात करती थी, उन सबको खत्म कर एक सुधारवादी दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया संवैधानिक मूल्यों के आधार पर कि भाई सबको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित रहना चाहिए। हिंदू कोड बिल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो स्त्री अधिकारों का विस्तार किया गया। तो अंबेडकर ने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद, दत्तक संतानों के अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। यह उस समय भारतीय पारिवारिक कानून स्त्री क्षमता की ओर सबसे प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम था जो सदियों से चली आ रही प्रस्तात्मक धारणा को चुनौती देता था। ठीक है, तो जो सदियों से प्रस्तात्मक समाज आ रहा था, भाई महिलाओं को दर्जा नहीं दिया जा रहा था, उनको अधिकार नहीं दिए जाते, चाहे संपत्ति हो गए, चाहे विवाह संबंधी हो गए, तो इन सब चीज़ों को खत्म करके उनको जो समाज में उनके अधिकार दिलाना था, ये प्रमुख काम था। विवाह और तलाक का विनियमन किया गया। तो विधेयक में एक पत्नीत्व को कानूनतः स्वीकार किया गया, भाई एक पत्नी ही रह सकती है हिंदू में। वैध विवाह की स्पष्ट परिभाषा दी गई और तलाक के आधार निर्धारित किए गए, भाई वैध विवाह क्या है, तलाक कैसे लिया जाएगा। अंबेडकर का उद्देश्य विवाह संस्था को न्याय संगत, वो चाहते थे भाई जो विवाह व्यवस्था है वो न्याय संगत हो, तर्क सम्मत हो और आधुनिक सामाजिक मानकों के अनुरूप बनाना था, जिससे महिलाओं को सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मिल सके। ठीक है, तो महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा दिलाना चाहते थे। संयुक्त परिवार और संपत्ति का पुनर्गठन किया गया। तो उन्होंने प्रस्ताव में रखा कि पुत्र और पुत्री दोनों संयुक्त परिवार की संपत्ति पर समान अधिकार रखें। ठीक है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, संपत्ति पर उन दोनों का अधिकार समान होना चाहिए। यह संशोधन परंपरागत हिंदू कानून की प्रसत्तात्मक नींव को बदलने वाला था। ठीक है, क्योंकि पहले भाई आप देखेंगे कि हमारे जो नियम यही थे कि प्रसत्तात्मक समाज के अंदर वारिस जो होता है वो बेटा बनता था, लेकिन ये बिल क्या कहता है, भाई दोनों को समान दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो महिलाओं को विरासत में बराबरी मिलने की ऐतिहासिक पहल थी कि भाई महिलाओं को भी जो है विरासत में जो है बराबरी का हक दिया जाएगा। दत्तक संतान और संरक्षक अधिकार। तो विधेयक में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी दत्तक संतान ग्रहण करने का समान अधिकार देना प्रस्तावित था कि भाई महिलाएं जो हैं वो भी क्या कर सकती हैं, गोद ले सकती हैं बच्चों को। यह पहली बार था कि महिला को स्वयं दत्तक लेने और संरक्षण अधिकार निभाने की कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव आप देखते हैं जो हिंदू कोड बिल में अंबेडकर जी द्वारा लाए गए। विधेयक का महत्व क्या था? तो सामाजिक न्याय और लैंगिकता को समानता देना था। अंबेडकर का यह बिल भारतीय स्त्रियों को कानूनी, आर्थिक और सामाजिक अधिकार को सुनिश्चित करने की पहल, संगठित और व्यापक पहल थी। वो चाहते थे भाई महिलाओं को भी समान दर्जा दिया जाए। उनका कथन था कि किसी भी समाज की प्रगति माप स्त्री की स्थिति से होती है, इसे विचार को रेखांकित करता है। तो मानते थे भाई समाज में स्त्रियों का भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। समाज तभी प्रगति करेगा जब स्त्री और पुरुष दोनों की स्थिति जो होगी समान होगी। समाज का आधुनिकीकरण। यह विधेयक धार्मिक आधारित पारिवारिक कानूनों को आधुनिक, तार्किक और संविधान सम्मत रूप देने का प्रयास था। तो यहाँ पे क्या देखते हैं आप, भाई महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया कानून के आधार पर, समाज पे, ठीक है ना, और संविधान में। तो यह आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिकता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में लाने का प्रयास था कि भाई इसमें सबको एक समान रखा जाएगा। समाज में जो है आधुनिकीकरण आएगा, जो पुरानी परंपराएं उनको तोड़ा जाएगा, नई जो सही चीजें हैं उनको एक लागू किया जाएगा। ठीक है, ताकि समाज जो है एक संवैधानिक आदर्शों के आधार पर काम कर सके। ठीक है, तो ये सारी जो नीतियां थी उस समय अम्बेडकर जी की थी। राज्य हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक पुनर्गठन। अंबेडकर मानते थे कि हिंदू समाज में गहराई से जमे प्रसत्तात्मक ढांचे में बदलाव केवल सामाजिक आंदोलनों से संभव नहीं है। कानून के माध्यम से राज्य का हस्तक्षेप वास्तविक स्थायी सामाजिक सुधार ला सकता है। तो कहते हैं भाई समाज में सुधार ऐसे नहीं आएगा कि आप आंदोलन कर देंगे सुधार आ जाएगा। तो ये राज्य का दायित्व बनता है कि कुछ ऐसे ठोस कानून बनाए जिससे सामाजिक सुधार लाए जा सके, और हिंदू कोड बिल उसी सोच का एक परिणाम था। तो हिंदू कोड बिल भी आप देखते हैं उसी ही सोच का एक परिणाम था।
हिंदू कोड बिल के विरुद्ध उठी आपत्तियां क्या थी? तो पारंपरिक समाज का विरोध था, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना था। भाई रूढ़िवादी संगठनों ने इस बिल को हिंदू धर्म पर आक्रमण बताया। उनका तर्क था कि यह पारिवारिक मूल्यों को कमजोर करेगा और महिलाओं को अत्यधिक अधिकार देगा। यह विरोधी सामाजिक परिवर्तन के भय और प्रतीकात्मक सोच से प्रेरित था। तो लोगों ने भाई विरोध किया कि इससे क्या होगा, महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा, जो हमारी एक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वो क्या होंगी, टूटेंगी, इससे समाज में क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, एक तरह से प्रतीकात्मक सोच का भय था कि भाई जो एक व्यवस्था थी उसको बदला जा रहा था, तो वो लोग डर रहे थे भाई जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उसमें अगर बदलाव होगा तो समाज में जो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए लोगों ने इनका विरोध भी किया था। राजनीतिक विरोध। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बिल के प्रति गंभीर असहमति रही। उनके सदस्यों को डर था कि इस राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। नेहरू के समर्थन के बावजूद पार्टी में सार्वमति नहीं बनी, जिससे बिल के पारित होने में बाधाएं भी उत्पन्न हुई। तो आप देखेंगे भाई कि खुद जो कांग्रेस थी उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जो है इसका विरोध किया। सब सहमति नहीं बन पाई थी। नेहरू बेशक से समर्थन कर रहे थे, लेकिन उस बिल का आप देखेंगे अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा विरोध किया गया और बाद में इसे आप देखेंगे पारित करने में भी बहुत सारी बाधाएं आई थी। संसदीय बाधाएं। तो संविधान निर्माण के बाद हिंदू कोड बिल पर चर्चा बार बार टलती रही। अंबेडकर ने आरोप लगाया कि सरकार सुधार करने के प्रति ईमानदार नहीं है और इसी असहयोग से निराश होकर उन्होंने 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। ठीक है, तो ये सुधार जो थे वो आप देख रहे हैं लागू नहीं हो रहे थे, बार बार इनको टाला जा रहा था, तो इससे निराश भी हो जाते हैं अंबेडकर जी और 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे देते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण करें तो प्रगतिशील दृष्टिकोण था। तो हिंदू कोड बिल अपने समय में बहुत आगे की सोच वाला सामाजिक सुधार था। यह लैंगिक न्याय, असमानता और आधुनिक परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करता है। इसमें स्त्रियों की स्थिति को क्रांतिकारी रूप से उन्नत करने की जो क्षमता थी। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त कानून उस टाइम आप देखेंगे जो अंबेडकर जी द्वारा लाया गया था। सामाजिक प्रतिरोध और परिवर्तन की गति। तो अंबेडकर ने व्यापक सुधार एक ही विधेयक में लाने का प्रयास किया, जो भारतीय समाज की रूढ़िवादी संरचना को देखते हुए स्वाभाविक रूप से विरोध और धीमी स्वीकृति का कारण बन गया। ठीक है, तो उस समय की जो सोच थी लोगों की इतनी प्रभावी नहीं थी, आधुनिक नहीं थी, रूढ़िवाद विचारधारा ज़्यादा प्रभावित थे उस समय। तो एकदम से इतने बड़े सुधार करना तो वो थोड़ा जो है विरोध का कारण बन गया और आप देखेंगे इसकी जो स्वीकृति जो थी वो बहुत धीमी थी। यह उनके सामाजिक राजनीतिक इंजीनियरिंग की साहसिक रणनीति थी। तो उन्होंने भाई समाज सुधार के लिए जो चीज़ें सोची थी तो एक साहसिक रणनीति थी उनकी, जो राजनीतिक समर्थन के अभाव में बाधित हुई। लेकिन भाई राजनीतिक समर्थन उनको उस टाइम नहीं मिल पाया तो ये थोड़ी टल गई। आंशिक सफलता। तो हालांकि मूल विधेयक पारित नहीं हो सका, पर 1955-56 में पारित 4 अलग कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं संरक्षण अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षण अधिनियम में अंबेडकर की मूल अवधारणाओं को समावेश किया गया, जो उनकी वैचारिक सफलता का परिणाम था। ठीक है, तो बाद में उन्होंने जो ये चीज़ें रखी थी उस बिल को बाद में पास किया गया। तो कह सकते हैं भाई जो उनकी वैचारिक सफलता ही थी, यानी जो उन्होंने चीज़ें सोची थी वो थोड़ा उनको टाइम लगा चीज़ों को आने में, लेकिन वो चीज़ें आई। ठीक है, दायरे की सीमाएं। तो कुछ आलोचकों का मत है कि यह सुधार केवल हिंदुओं तक सीमित और समान नागरिक संहिता की दिशा में अधिक व्यापक कदम उठाए जा सकते थे, परंतु राजनीतिक परिस्थितियों और समाज की विविधता ने इस विस्तार को व्यवहार में संभव नहीं होने दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें करी गई। ठीक है, इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए थोड़ा और सोच विचार किया जाना चाहिए था। तो कह सकते हैं अंबेडकर का हिंदू कोड बिल भारतीय समाज में आधुनिक, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी सुधार का प्रयास था। इसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकार देना, परिवार व्यवस्था में समानता स्थापित करना और हिंदू समाज में तर्कसंगत बनाना था। तो राजनीतिक सामाजिक विरोध के कारण मूल बिल पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद के कानूनों में उनके विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अंबेडकर भारत में लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता के दूरदर्शी और अग्रणी चिंतक थे। ठीक है, तो उन्होंने समाज में न्याय और समानता और लैंगिक समानता लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत उनकी दूरदर्शी सोच थी। ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो उनकी सोच थी वो प्रभावी हो रही है। उन्होंने जो जो बातें रखी थी समानता के लिए वो अब धीरे धीरे प्रभावी हो रही है और बहुत सारे उनकी जो विचार थे वो कानून के रूप में आज जो है स्थापित किए भी जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राष्ट्रवाद के उन विरल चिंतकों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र को केवल राजनीतिक या भावनात्मक अवधारणा ना मानकर सामाजिक एकता, समानता, नैतिक बंधुत्व पर आधारित वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो वो सिर्फ राज्य को जो है
राष्ट्रवाद को सिर्फ ऐसे नहीं मानते कि भाई एक राज्य है, राज्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है ना, वो उसको क्या मानते हैं भाई, सामाजिक एकता मानते हैं, समानता मानते हैं, नैतिक बंधुत्व की बात करते हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर। उनके अनुसार राष्ट्र और राष्ट्रवाद मात्र भावनात्मक नारे नहीं है बल्कि मानव मूल्यों पर आधारित सामाजिक राजनीतिक संरचना है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद को क्या मानते हैं भाई, कि वो जीवन मूल्यों पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक संरचना है। राष्ट्रवाद की अवधारणा, अंबेडकर की जो दृष्टि है, तो राष्ट्र का सामाजिक आधार, अंबेडकर राष्ट्र को केवल भूभाग, भाषा या इतिहास से नहीं बल्कि समानता, बंधुत्व और साझे हितों पर आधारित सामाजिक एकता से मानते हैं। कि भाई ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र है, एक भाषा के लोग बोलते हैं और साझा इतिहास जुड़ा हुआ है, तो यही क्या है, राष्ट्र है, ठीक है। वो कहते हैं भाई राष्ट्र का मतलब है एक राष्ट्र के अंदर समानता, बंधुत्व और साझे हित भी होने जरूरी है। उनके अनुसार राष्ट्र की वास्तविक नींव सामाजिक सद्भाव, नैतिकता, एकता और समन्तापूर्ण संबंध से आती है। तो मानते हैं भाई राज्य की नींव तभी प्रभावी होगी जब सामाजिक सद्भाव होगा, लोग नैतिक रूप से एक होंगे और सबके साथ जो होंगे समान समन्तापूर्ण जो है वो व्यवहार करेंगे। तो इनके बिना अगर राष्ट्र मात्र एक जन समूह रह जाता, अगर ये सारी चीजें समाज में नहीं है तो वो क्या, सिर्फ एक जन समूह है। सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। अंबेडकर के विचार में वास्तविक राष्ट्र वही है जहां जाति आधारित असमानता, छुआछूत और दमन के लिए कोई स्थान ना हो। वो कहते थे कि समानता के अभाव में राष्ट्र निर्माण असंभव है। सामाजिक न्याय को राष्ट्रवाद का आवश्यक आधार मानते हैं, ठीक है। तो कहते हैं भाई जब तक समानता नहीं होगी, जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, छुआछूत या शोषण छोटे लोगों का, ये सब चीजें जब तक समाप्त नहीं होंगी, जब तक समानता नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद का नैतिक आधार क्या है? अंबेडकर के अनुसार राष्ट्रवाद की आत्मा बंधुत्व है। बंधुत्व नागरिकों के बीच आत्मीयता, सद्भाव, साझा जिम्मेदारी पैदा करती है। यह राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक अर्थ देती है और राष्ट्र को स्थायी नैतिक आधार प्रदान करती है। तो कहते हैं भाई बंधुत्व की भावना होना जरूरी है एक राष्ट्र के अंदर, तभी क्या होगी भाई, लोगों में आत्मीय विश्वास होगा, सद्भाव बढ़ेगा, साझा जिम्मेदारियां लोग समझेंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं तो राष्ट्रवाद का कोई दायरा ही नहीं है, ठीक है ना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है, सामाजिक अर्थ देती है वो, लेकिन राष्ट्र को स्थायी नैतिकता तभी मिलेगी जब ये सारे विचार जो लोग मानेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद पर अंबेडकर का क्या विश्लेषण रहा? जाति व्यवस्था को मुख्य बाधा मानते हैं। तो अंबेडकर मानते थे कि जाति व्यवस्था भारत के राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी रुकावट है। यह समाज को छोटे छोटे खंडों में बांटकर आपसी कलह, ऊंच नीच और अलगाव पैदा करती है, जिससे बंधुत्व और साझा राष्ट्रीय चेतना विकसित नहीं हो सकती, ठीक है। तो कहते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब तक जाति व्यवस्था में आप सुधार नहीं करेंगे, ठीक है ना, इसको जो है आप नहीं मिटाएंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूरा भारत आप देखेंगे अलग अलग छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है, जहाँ पर आपसी कलह होती रहती है, ऊंच नीच, अलगाव, ये हमेशा से बना हुआ है। जब तक ये लोग एक साथ मिलकर नहीं आएंगे, साझे बंधुत्व की बात नहीं करेंगे, राष्ट्रीय चेतना एक साथ इनकी विकसित नहीं होगी, तब तक हम कभी भी एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं अम्बेडकर जी। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद को बहुसंख्यवादी और असमानता आधारित बताया। उनके अनुसार यह जाति और वर्ण व्यवस्था पर टिका हुआ है, इसलिए लोकतांत्रिक आधुनिकता और समानता आधारित राष्ट्रवाद के मूल्य के विपरीत है। तो कहते हैं भाई कभी भी हिंदू राष्ट्रवाद हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे भेदभाव आपको देखने को मिलेंगे, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो ये कभी भी लोकतांत्रिक के जो आधुनिक मूल्य हैं, जो समानता पर आधारित राष्ट्रवाद है, वो हो ही नहीं सकता अगर आप हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो मुस्लिम पृथकवाद का संदर्भ, तो अंबेडकर ने मुस्लिम पृथकवाद को भी राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौती माना। धार्मिक अलगाव, ऐतिहासिक संघर्ष की स्मृति और राजनीतिक अविश्वास ने दोनों समुदायों के बीच सहयोग को कमजोर कर, जिससे राष्ट्रीय एकता बाधित हुई है। तो कहते हैं भाई दोनों के अपने ऐतिहासिक संदर्भ हैं, ठीक है ना, और दोनों अपने जो विश्वास हैं उस पर ही बात करते हैं, तो कभी भी आपसी सहमति बन ही नहीं सकती। जब तक आपसी सहयोग नहीं बनेगा तब तक एक राष्ट्र जो है वो मजबूत नहीं हो सकता। सामाजिक बंधुत्व की कमी है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक समन्वय, साझा संस्कृति और सामान्य नागरिक मूल्य पर्याप्त है ही नहीं। ये लोग आपस में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि भाई इनके मूल्य अलग हैं, इनकी संस्कृति एक तरह से देखें आप अलग है, ये अलग अलग हितों को देखते हैं। तो ये सामाजिक दूरी का कारण है, और ये सामाजिक दूरी कभी भी एक मजबूत राष्ट्रवाद नहीं बना सकती। संविधान और राष्ट्रवाद का संबंध, अम्बेडकर की दृष्टि, तो संवैधानिक राष्ट्रवाद, अम्बेडकर राष्ट्रवाद को संविधान के आधार पर स्थापित करने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि संविधान समानता, अधिकार, सामाजिक न्याय
और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य पर राष्ट्र को एकीकृत करता है। तो इसलिए संवैधानिक राष्ट्रवाद को महत्व देते हैं अम्बेडकर जी। वो कहते हैं भाई कि अगर संवैधानिक लोकतंत्र होगा तो उसके अंदर भाई सारे धर्म, जाति और सब लोग क्या होंगे, समान होंगे, सामाजिक न्याय की बात करी जाएगी और एक धर्मनिरपेक्ष राज होगा। तो ये जो होगा एक राष्ट्रवाद के लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। और आधुनिक भारत, अगर आप आधुनिक भारत की बात करते हैं तो आधुनिक भारत भी जो है इस साझा पहचान से ही बढ़ रहा है। और वही जो निर्णय, जो बात करते हैं अम्बेडकर जी कि भाई संवैधानिक लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, सब लोग, सब समाज, धर्म और हर वर्ग के लोग जो होंगे वो समान होंगे, सबको एक जैसा माना जाएगा। तो इससे क्या होगा, साझा पहचान बचेगी और साझा पहचान ही क्या बनाती है, राष्ट्रवाद बनाती है। लोकतंत्र का सामाजिक आधार, वे लोकतंत्र को केवल शासन पद्धति नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित जीवन शैली मानते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद तभी सफल हो सकता है जब समाज में सामाजिक लोकतंत्र मौजूद हो। तो वो कहते हैं भाई समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सारी क्या है, जीवन शैलियां हैं और इसी से क्या होता है भाई, राष्ट्र मजबूत होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चीजें तभी सफल हो पाएंगी जब समाज में क्या होगा, एक सामाजिक लोकतंत्र आएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अंबेडकर का विचार था कि राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है जब हर व्यक्ति को अवसरों में समानता मिले, ठीक है ना, आत्मसम्मान उसका सुरक्षित रहे, समाज में शक्ति साझेदारी न्यायपूर्ण रूप से संचालित हो। तो राष्ट्र की प्रगति व्यक्ति प्रगति से जुड़ जाती है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें एक राष्ट्र में हैं तो राष्ट्र जो है अपने आप प्रगति कर जाएगा। समालोचनात्मक मूल्यांकन करें तो समाजवादी यथार्थवाद, अंबेडकर ने राष्ट्रवाद को सामाजिक संरचना और सामाजिक न्याय से जोड़ा है जो भारतीय बहुलवादी समाज के लिए अत्यंत उपयुक्त और व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद को सामाजिक संरचना और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समावेशी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उन्होंने बहुसंख्यक प्रधान राष्ट्रवाद का विरोध किया और समान नागरिक अधिकार की बात करी, ठीक है। बहुसंस्कृति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं वो। आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की नींव आप देखते हैं बिल्कुल यही है। दृष्टि की सीमाएं, तो कुछ आलोचकों का कहना है कि अंबेडकर जाति की भूमिका को अत्यधिक नकारात्मक रूप से देखते थे, परंतु भारतीय सामाजिक वास्तविकता को देखते हुए जाति व्यवस्था में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख बाधा थी, जिसे वे सभी रूप से रेखांकित करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं भाई राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है कि भाई सामाजिक एकता जरूरी है, ठीक है ना, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, ठीक है ना, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें अगर हैं तभी राष्ट्र का जो है वो निर्माण हो सकता है। समकालीन महत्व, तो आज भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक मूल्यों की नींव जिस संवैधानिक राष्ट्रवाद पर आधारित है वह अंबेडकर की सोच का प्रतिफल है। तो आज का जो आप संवैधानिक राष्ट्रवाद देखते हैं ये अंबेडकर जी की ही सोच थी। उनका राष्ट्रवाद आधुनिक न्याय पर आधारित है और समावेशी भारत के लिए आज भी आप देखेंगे एक मार्गदर्शक बना हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भाई कि अंबेडकर का राष्ट्रवाद चिंतन भारतीय राष्ट्रवाद की नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक नींव रखता है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद कोई जैविक इकाई नहीं बल्कि समान मूल्यों पर आधारित सामाजिक राजनीतिक संकल्प है। वे जाति, धार्मिक अलगाव और सामाजिक असमानता को राष्ट्रवाद के लिए प्रमुख बाधा मानते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया भाई, संवैधानिक समानता, सामाजिक लोकतंत्र और बंधुत्व पर टिके राष्ट्रवाद की बात करी। और उनकी राष्ट्रवादी दृष्टि आज भी आप देखेंगे भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक समानता के संवर्धन में लोकतंत्र पर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और व्यवहारिक चिंतकों में से एक थे। उनके अनुसार लोकतंत्र का उद्देश्य केवल राजनीतिक शासन प्रणाली चलाना नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। तो अंबेडकर का दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था, यदि लोकतंत्र सामाजिक आर्थिक असमानता दूर नहीं करता तो वो केवल नाम मात्र का ही लोकतंत्र है, ठीक है। तो उनका मानना था भाई सामाजिक आर्थिक असमानता जो है वो दूर होनी चाहिए और एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की अवधारणा, अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण रहा, तो लोकतंत्र को वो एक जीवन शैली मानते हैं। अंबेडकर लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में निहित है। ये मूल्य यदि सामाजिक संरचना में उपस्थित ना हो तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है भाई वो टिक ही नहीं सकता और केवल औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा, ठीक है। तो मानते हैं भाई राजनीतिक लोकतंत्र तभी संभव हो सकता है जब क्या हो भाई, स्वतंत्रता हो, समानता हो और बंधुत्व की भावना जो हो आगे बढ़े। सामाजिक लोकतंत्र की अनिवार्यता मानते हैं वो। तो अंबेडकर कहते थे कि भारत में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा और इसमें क्या चाहिए आपको, जाति, ऊंच नीच, जो लैगिंग असमानता है ये सब क्या हो, खत्म हो। तो सामाजिक समानता लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है वो अनिवार्य घटक है, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। लोकतंत्र और सामाजिक समानता, तो वो कहते हैं भाई जाति उन्मूलन जो है वो सबसे आवश्यक है।
अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है। जाति सामाजिक गतिशीलता को क्या करती है भाई, रोकती है, समाज में अवसरों को समाप्त करती है और बंधुत्व को नष्ट करती है। ठीक है, अगर असमानता है भाई तो कभी भी एक राष्ट्र में बंधुत्व की भावना तो आ ही नहीं सकती। तो इसलिए लोकतंत्र का पहला लक्ष्य जातिगत असमानताओं का क्या करना है भाई, उन्मूलन करना है। समान नागरिक अधिकार, तो अंबेडकर ने मौलिक अधिकार, छुआछूत उन्मूलन, समान नागरिकता और विधि के समक्ष समानता जैसे संवैधानिक प्रावधानों को लोकतांत्रिक समाज की नींव माना। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं भाई कि संवैधानिक प्रावधान बहुत जरूरी हैं और उन प्रावधानों में सामाजिक न्याय के लिए जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनको खत्म करना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं भाई कि सबको समान अधिकार मिले। जो पहले से अव्यवस्थाएं चली आ रही हैं जैसे छुआछूत हो गया, इन सब चीजों को खत्म करना चाहिए। इसमें आप देखते हैं दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वास्तविक हिस्सेदारी मिले। तो इस चीज के पक्षधर थे कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलितों को और महिलाओं को भी समान हक मिलने चाहिए। लोकतंत्र और आर्थिक समानता, तो आर्थिक न्याय का सिद्धांत पेश करते हैं अम्बेडकर जी। अम्बेडकर मानते थे कि आर्थिक शोषण, गरीबी और संपत्ति की असमानता लोकतंत्र को अंदर से कमजोर करती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक शोषण हो रहा है भाई, गरीबी और संपत्ति में अगर आप देख रहे हैं समाज में असमानता है, तो इससे लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा, वो हमेशा कमजोर रहेगा। तो आर्थिक न्याय लोकतंत्र की स्थिरता और सार्थकता के लिए आवश्यक है। यानी अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आर्थिक न्याय जरूरी है और स्थिरता भी बहुत जरूरी है और इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और सरकार क्या होनी चाहिए भाई, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जो भाई सामाजिक न्याय उन लोगों को भी दिला सके जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको भी वो चीजें मुहैया कराई जा सके जो वो जिन चीजों तक उनकी पहुंच नहीं है। तभी एक कल्याणकारी राज्य अच्छे से काम करेगा और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक समानता लेकर आ पाएगा। राज्य समाजवाद और नियोजन, स्टेट एंड माइनॉरिटीज में अंबेडकर ने भूमि के राष्ट्रीयकरण, सामूहिक कृषि व्यवस्था, राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों को आर्थिक नियोजन की वकालत की। तो इसीलिए आप देखते हैं वो भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, सामूहिक कृषि व्यवस्था की बात करते हैं, राज्य का स्वामित्व वाले उद्योगों की बात करते हैं ताकि लोगों के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जा सके। इनका उद्देश्य जो था वो आर्थिक असमानता कम करना था और संसाधनों का न्यायपूर्ण जो था वितरण करना। तो वो चाहते थे भाई कि अगर क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था आएगी तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी, लेकिन वही चीज जब कल्याणकारी राज्य के हाथ में रहेगी तो उससे क्या होगा, उसका न्यायपूर्ण वितरण होगा। तो इसलिए वो हमेशा राज्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए। श्रमिक वर्ग का सशक्तिकरण, उन्होंने आधुनिक भारत के श्रम में कानूनों की आधारशिला रखी। न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे कार्य दिवस, मातृत्व लाभ, श्रम सुरक्षा, आधुनिक विवाद समाधान जैसे प्रावधानों द्वारा उन्होंने लोकतंत्र और आर्थिक असमानता को जोड़ने का काम किया था। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता स्थापना हेतु अम्बेडकर की क्या रणनीतियां रही, तो शिक्षा का प्रसार करने की बात करते हैं। अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का मुख्य साधन है। उनका नारा था भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लोकतांत्रिक चेतना के विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत बना। ठीक है, तो ये जो उन्होंने नारा दिया कि भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो ये लोकतांत्रिक चेतना के जागने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत था। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, उन्होंने वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के लिए आरक्षण, सुरक्षित सीटें और राजनीतिक भागीदारी को आवश्यक बताया। तो उनके अनुसार लोकतंत्र तभी वास्तविक होगा जब सभी वर्ग जो है वो मिलकर निर्णय लेंगे। तो इसलिए सबकी समान जिम्मेदारी तय करने के लिए भाई उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण, सीटें दी जाएं, उनको भी क्या किया जाए भाई, राजनीतिक भागीदारी में मौका दिया जाए, तभी जो होगा समाज अच्छा बन पाएगा। संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं। अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लोकतंत्र की रीढ़ बताया। वे चाहते थे कि नागरिक और नेतृत्व दोनों संविधान के मूल्यों को निष्ठा से पालन करें। ठीक है, तो नेतृत्व भी जरूरी है और नागरिकों को भी ये चाहिए कि भाई वो जो भी हमारे मूल्य हैं संविधान के उनका पालन करें। लोकतंत्र केवल संस्थागत ना रहकर नैतिक आधारित सामाजिक व्यवस्था बने। तो कहते थे भाई ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बना दी गई तो वो सिर्फ संस्थागत रह जाए, लोगों के नैतिक मूल्य में भी इसको शामिल किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक परीक्षण, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण, अंबेडकर ने भारतीय समाज में विशिष्ट समस्या जाति, गरीबी, अशिक्षा को ध्यान में रखकर लोकतंत्र विश्लेषण किया। उनका दृष्टिकोण धरातल से जुड़ा और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित था। ठीक है, तो जो भी बात करते हैं भाई यथार्थवादी जैसा था वैसा बताने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल देते हैं। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र की तुलना में अधिक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत की। तो जो पश्चिमी लोकतंत्र है उससे ज्यादा प्रभावी बनाने की भारत में बात करी उन्होंने, जिसमें वो चाहते थे भाई सामाजिक और आर्थिक न्याय केंद्र के हाथ में रहे। यह भारतीय लोकतंत्र की विशेष आवश्यकता थी। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने ये बात रखी। राज्य केंद्रित सुधारवाद की बात करते हैं तो कुछ आलोचकों का मत है कि अंबेडकर राज्य की भूमिका पर अत्यधिक निर्भर थे, पर भारतीय समाज की गहरी असमानताओं को देखते हुए यह दृष्टिकोण आवश्यक और व्यवहारिक भी लगता है। ठीक है,
समग्र लोकतांत्रिक दृष्टि, तो अंबेडकर लोकतंत्र को चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि समान अवसरों, सामाजिक बराबरी पर आधारित व्यापक सामाजिक संरचना मानते थे। तो उनकी यह समग्र दृष्टि आज भी भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, तो कह सकते हैं अंबेडकर का लोकतंत्र विचार भारत में सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाला अत्यंत व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। उनके अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र भी अर्थपूर्ण जब उसका आधार क्या हो, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक न्याय और बंधुत्व पर जो है आधारित हो। तो भारतीय संविधान और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में उनके विचार आज भी राष्ट्र में लोकतांत्रिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकारों और प्रतिनिधित्व के मध्य संबंधों पर अंबेडकर के विचार की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अल्पसंख्यक अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए अंबेडकर जी के क्या विचार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय लोकतंत्र के उन विरल चिंतकों में हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक अधिकार और लोकतांत्रिक संरचना अनिवार्य तत्व माना है। उनके अनुसार किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे अपने कमजोर, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक जीवन में समान भागीदारी कैसे सुनिश्चित करता है। अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रतिनिधित्व आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिनिधित्व के अधिकार केवल कागज पर रह जाते हैं। ठीक है, तो वो इन लोगों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, क्योंकि भाई अगर विशेष प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिलेगा तो उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती, वो केवल कागज पर रह जाएंगे। तो अल्पसंख्यक अधिकार की अवधारणा, अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण रहा। तो अल्पसंख्यकों की संरक्षण की बात करते हैं अंबेडकर जी। अंबेडकर के अनुसार अल्पसंख्यक वे समूह हैं जो संख्या में कम होते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से वो कमजोर आपको दिखेंगे, राजनीतिक शक्ति से वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि भाई उनके लोग ज्यादा नहीं होंगे तो राजनीतिक तौर पर भी क्या होंगे, वो उतने शक्तिशाली नहीं होंगे। ऐसे समूहों की सुरक्षा लोकतांत्रिक राज्य का नैतिक दायित्व है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा कौन करेगा भाई, राज्य सरकारें करेंगी, क्योंकि बिना संरक्षण उनके अधिकार व्यवहार में अप्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत संरक्षण की जरूरत है। अगर उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो उनके अधिकार भी आप देखेंगे व्यवहारिक नहीं रहेंगे। बहुसंख्यक वर्चस्व का भय रहता है। भारत जैसे विविध समाज में अंबेडकर को यह आशंका थी कि बहुसंख्यक समुदाय राजनीतिक संस्थाओं पर वर्चस्व जमाकर अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका मानना था भाई कि जो ज्यादा लोग होते हैं उनका वर्चस्व होता है, तो वो अल्पसंख्यकों के हितों की जो बात नहीं करेंगे। इसी कारण उन्होंने संविधान में ऐसी संरचनाएं सुझाई जो बहुसंख्यक तानाशाही को रोके और लोकतांत्रिक संतुलन बना रखे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो एक बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक को भी जो है उनके अधिकार दिला सके। प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक अधिकारों का संबंध, तो प्रतिनिधित्व की केंद्रीय भूमिका क्या है। तो अंबेडकर के अनुसार रिप्रेजेंटेशन इन द सोल ऑफ माइनॉरिटी राइट, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार भी तभी सुरक्षित हैं जब उन्हें निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी मिले। अधिकारों की प्रभावशीलता राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है, यानी अधिकार तभी आपको अच्छे प्रभावी रूप से मिलेंगे जब आपको क्या मिलेगा भाई, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो पृथक निर्वाचन और मिश्रित निर्वाचन की बात करते हैं। तो ऐतिहासिक परिस्थितियों में अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के पक्षधर थे। वे मानते थे कि सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया में दलितों की आवाज दब जाती है और उच्च जाति उम्मीदवारों को नियंत्रित कर लेती है। तो पुनः समझौते के बाद पृथक निर्वाचन की जगह संरक्षित सीटों को स्वीकार किया गया, जो एक व्यवहारिक समाधान के रूप में उभर कर आया। तो पहले आप देखेंगे भाई पृथक निर्वाचन की बात करी थी अंबेडकर जी ने, क्योंकि भाई अल्पसंख्यक जहां होंगे वहां पर बहुसंख्यक की बात मानी जाएगी, अल्पसंख्यकों की नहीं मानी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई पृथक निर्वाचन दिया जाना चाहिए। लेकिन पृथक निर्वाचन की बात से असहमति हुई, तो उसके बाद ये तय किया गया भाई ठीक है, उन क्षेत्रों में जहां पर अल्पसंख्यक हैं उनके लिए क्या किया जाएगा भाई, संरक्षित सीटें दी जाएंगी, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो आप देखेंगे लोकतंत्र में शामिल की गई, हमारे संविधान में ये सब चीज़ शामिल करी गई कि भाई जहाँ पर अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको क्या दिया जाएगा, संरक्षित सीटें दी जाएंगी। तो वहाँ पर उन्हीं लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो हैं रहेंगे, जो उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। संरक्षित सीटों का महत्व क्या है। तो विधानसभा, संसद, पंचायत तथा सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण और प्रतिनिधित्व को अंबेडकर ने वंचित वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण का मुख्य साधन माना। इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और संतुलित बनता है। तो उन्होंने कहा भाई चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, चाहे पंचायत, यानी छोटे से लेकर बड़े स्तर तक जितने भी राजनीतिक मंच हैं उन सब पर जो है अगर आप वंचित लोगों के लिए आरक्षण दे दें तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र ज्यादा समावेशी और संतुलित बन जाएगा। प्रभावी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, तो अंबेडकर प्रतीकात्मक नहीं बल्कि प्रभावी प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। उनके अनुसार अल्पसंख्यक स्वयं अपने नेता चुने, नीति निर्माण में हस्तक्षेप कर सकें और अपनी समस्याओं को राजनीतिक मंच पर प्रभावी ढंग से उठा सके, यही वास्तविक लोकतंत्र भागीदारी है। तो उन्होंने कहा भाई
जो अल्पसंख्यक हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, अगर राजनीतिक मंच उनको दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। अल्पसंख्यक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान, अंबेडकर की भूमिका। तो मौलिक अधिकार और समान नागरिकता। तो अंबेडकर ने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकार और समान नागरिक व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के अधिकार को विधिक संरक्षण दिया गया, यानी कानून तौर पर उनको मान्यता दी गई। सामाजिक न्याय और आरक्षण दिया गया, उन्हें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण और संवैधानिक समर्थन प्रदान किया गया। यह सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। ठीक है। फिर आता है प्रशासनिक संरक्षण दिया गया। तो अल्पसंख्यकों को भेदभाव से बचाने के लिए उन्हें विशेष सुरक्षा तंत्र, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, विधिक प्रावधान, संस्थागत संरक्षण को आवश्यक माना। तो उनके लिए भाई अलग से आयोग बनाए गए, उनके लिए कानून में अलग से व्यवस्थाएं करी गई। ठीक है, ताकि उनके अधिकारों का जो क्रियान्वयन है उसको और ज्यादा अधिक प्रभावी करा जा सके। ठीक है, तो उनके जो अधिकार हैं और ज्यादा प्रभावी बन सके, तो उनको अच्छे से जो है मैनेज किया गया। राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक, अंबेडकर का दृष्टिकोण। तो अंबेडकर का मानना था कि राष्ट्रवाद तभी स्थायी हो सकता है जब सभी वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या करें, सुरक्षित महसूस करें। तो प्रतिनिधित्व और सुरक्षा के बिना बंधुत्व का भाव विकसित नहीं होगा। तो भाई इनको भी क्या प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ना, ये भी समाज में मुख्य धारा के साथ जुड़े। ठीक है, इनकी सुरक्षा हो सके, तभी तो हम कहेंगे कि भाई जो बंधुत्व की भावना है, सबको एक साथ लेकर चलने भावना है, वो आगे बढ़े। और बंधुत्व के बिना राष्ट्रवाद अधूरा है, और जब तक बंधुत्व की भावना नहीं आएगी तब तक राष्ट्रवाद जो है वो अधूरा रहेगा। आलोचनात्मक परीक्षण। तो प्रगतिशील और संरचनात्मक दृष्टि है ये। अंबेडकर ने अल्पसंख्यक अधिकारों की भावनात्मक विषय नहीं बल्कि लोकतंत्र की संरचनात्मक आवश्यकता बताया। उनका मॉडल आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांत से मेल भी खाता है, आप देखेंगे। व्यवहारिक समाधान है तो आरक्षण, संरक्षित सीटें और प्रभावी प्रतिनिधित्व जैसी व्यवस्थाएं आज भी भारतीय लोकतंत्र में कार्यरत हैं और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण में उपयोगी साबित हुई हैं। बहुलवादी राष्ट्रवाद का समर्थन। तो उन्होंने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विरोध किया। ठीक है, कि एक संस्कृति नहीं होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार सीमित नहीं होने चाहिए, उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। तो कभी भी वो एक संस्कृति राष्ट्रवाद का जो है समर्थन नहीं करते हैं। समान नागरिकता आधारित बहुलवादी राष्ट्र की अवधारणा उनकी सोच का केंद्र थी। तो समझते थे भाई कि बहुलवादी राष्ट्र की जो भावना होनी चाहिए। सीमाएं और आलोचना। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि आरक्षण से राजनीतिक विभाजन बढ़ जाता है, परंतु सामाजिक असमानता की भारतीय वास्तविकताओं को देखते हुए अंबेडकर का जो प्रतिनिधित्व आधारित मॉडल अवश्य न्यायपूर्ण बनता है। तो कहते हैं भाई कि जो लोग कहते हैं, आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कि जो आरक्षण है उससे राजनीतिक विभाजन होगा और असमानता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हमें वास्तविक तौर पर तो देखने को नहीं मिलता। बल्कि उसने क्या किया, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जो काफी पिछड़े हुए लोग थे और जिनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। तो कह सकते हैं भाई ये जो मॉडल था अंबेडकर जी का वो न्यायपूर्ण था और आवश्यक भी था। स्थायी योगदान। तो अंबेडकर के प्रतिनिधित्व सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र को समावेशी चरित्र को और ज्यादा मजबूत किया है। अल्पसंख्यक अधिकारों को ठोस संवैधानिक ढांचा प्रदान किया जो आज भी राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मजबूती की नींव है भारत में। तो कह सकते हैं हम अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि अल्पसंख्यक अधिकार प्रतिनिधित्व एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकार तभी सार्थक होंगे जब अल्पसंख्यकों को निर्णय निर्माण संस्थाओं में वास्तविक भागीदारी मिलेगी। उनके प्रस्तावित प्रतिनिधित्व आधारित मॉडल ने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाया है, राजनीतिक शक्ति के लोकतांत्रिक बंटवारे का मार्ग खोला। आज भी भारत में आप देखेंगे सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और अल्पसंख्यक संरक्षण से जुड़े विमर्शों के लिए अंबेडकर की जो नीति थी उसको अपनाया जाता है। ठीक है ना, और आज भी ये चीजें जो है भारतीय लोकतंत्र में कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास योजना और राज्य पर अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार भारतीय समाज की वास्तविक असमानताओं, जाति व्यवस्था, आर्थिक बाधाओं तथा कल्याणकारी राज्य की अनिवार्यता पर आधारित थे। उनका दृष्टिकोण न केवल सैद्धांतिक था बल्कि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। अंबेडकर आर्थिक विकास को केवल उत्पादन वृद्धि नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय, मानव कल्याण की दिशा में परिवर्तन के रूप में देखते हैं। आर्थिक विकास पर क्या मॉडल थे अंबेडकर जी के, तो आर्थिक विकास का सामाजिक आधार बताते हैं वो। तो अंबेडकर के अनुसार आर्थिक विकास तभी संभव है जब समाज में समान अवसर, श्रम की स्वतंत्रता, जातिगत अवरोधों का अंत सुनिश्चित हो। उनका मानना था कि भाई जाति व्यवस्था भारत के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह श्रम विभाजन को कठोर बनाती है और प्रतिभा और गतिशीलता व कौशल के विकास को क्या करती है, रोकती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए भाई, सबको समान अवसर देने चाहिए।
कृषि समस्या पर ध्यान, तो स्मॉल होल्डिंग इंडिया में अम्बेडकर ने दिखाया कि छोटे और बिखरे भूमिखंड, संगठित कृषि और अत्यधिक ऋण भारी भारतीय कृषि, कमजोर उत्पादकता, उन्होंने भूमि सुधार, सामूहिक खेती और कृषि के आधुनिकीकरण को आर्थिक विकास की अनिवार्यता शर्त माना। तो उनका मानना था कि भाई भारत के अंदर कृषि व्यवस्था जो बहुत कमजोर है, अगर कृषि को संगठित तौर पर और प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो बहुत सारे कृषि सुधार, भूमि सुधार की बात करते हैं, ठीक है ना, और कृषि में आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तभी जो है कृषि का विकास किया जा सकता है। श्रमिक वर्ग की भूमिका, तो अम्बेडकर श्रम को राष्ट्रीय विकास की रीढ़ मानते थे। उन्होंने श्रमिक वर्ग के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक विवाद निपटान तंत्र, मातृत्व लाभ और श्रम सुरक्षा जैसे प्रावधानों को आगे बढ़ाया, जो भारत औद्योगिक विकास और आर्थिक न्याय दोनों के आधार बने। ठीक है, तो वो चाहते थे कि भाई जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनके कार्य के घंटे जो है वो तय होने चाहिए, मजदूरी उनको अच्छी मिलनी चाहिए, कोई भी अगर औद्योगिक विवाद है उसके लिए एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो इनके विवादों को निपटा सके। ठीक है, महिलाओं को भी अधिकार देने चाहिए भाई जो काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनके जो व्यवस्थाएं थी उनमें प्रभावी थी, जो वो चीज़ चाहते थे बदलाव आए भारत के अंदर। ठीक है, तो उनका यही मानना था भाई ये जब तक बदलाव नहीं आएंगे तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता और आर्थिक न्याय नहीं हो सकता। आर्थिक योजना पर अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण था, तो वो नियोजित विकास का समर्थन करते हैं। अंबेडकर का मत था कि भारत जैसे अविकसित और असमान समाज में आर्थिक विकास स्वतः नहीं हो सकता, यानी अपने आप भारत में विकास नहीं होगा। राष्ट्रीय संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के लिए वैज्ञानिक नियोजन आवश्यक है, तो वैज्ञानिक तौर पर इन सब चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। वे सोवियत शैली के कठोर समाजवाद के समर्थक नहीं थे कि भाई जो जैसी सोवियत प्रणाली ने जो कठोर नीतियां बना रखी थी, सारा सरकार के नियंत्रण में था और अपने हिसाब से सरकार चलाती थी, तो वो कठोर नियंत्रण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नियोजित विकास के पक्ष थे। वो चाहते थे भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही नियोजित विकास होना चाहिए। स्टेट एंड माइनॉरिटीज का आर्थिक मॉडल, तो 1947 का दस्तावेज जो इनका स्टेट एंड माइनॉरिटीज है उसमें उन्होंने एक योजना आधारित ढांचा सुझाया था। प्रमुख उद्योगों को राज्य का स्वामित्व, यानी जो प्रमुख उद्योग हैं वो किसके नियंत्रण में होने चाहिए भाई, राज्य के स्वामित्व में होने चाहिए, सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। कृषि भूमि पर सामूहिक नियंत्रण, तो सामूहिक नियंत्रण जो भी कृषि भूमि है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सामूहिक तौर पर काम होना चाहिए। सार्वजनिक उपयोगिताओं का राष्ट्रीयकरण और संसाधनों के वितरण में समानता, उनका भाई जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, उपयोगी चीजें हैं, वो सब सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए और संसाधनों का सब में समान वितरण होना चाहिए। यह मॉडल सामाजिक न्याय और आर्थिक दक्षता को जोड़ने का प्रयास था। तो वो सामाजिक यानी जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है उनको भी संसाधन मिले, ठीक है, और हमारी आर्थिक दक्षता जो मजबूत हो, तो इसलिए वो ये सब प्रयास कर रहे थे। वित्तीय संसाधनों में योगदान, तो अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना और मौद्रिक नीति से जुड़े प्रारंभिक विचारों में योगदान दिया। मुद्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, आर्थिक प्रशासन को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना। तो उन्होंने कहा भाई मुद्रा स्थिरता जरूरी है, ठीक है ना, और जो भी मौद्रिक नीति ऐसी बनानी चाहिए जो हमेशा क्या रहे, बैलेंस बना के रखे और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ लेके जाए। ठीक है, वित्तीय अनुशासन रखना जरूरी है और आर्थिक प्रक्रियाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है, तभी जो है आर्थिक विकास हो सकता है। आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, वे मानते थे कि बिना नियंत्रण के पूंजीवाद संपत्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण और आर्थिक शोषण को बढ़ावा देता है। तो उन्होंने कहा अगर भाई नियंत्रण नहीं रखा जाएगा और पूंजीवादी व्यवस्था ज्यादा आगे जाएंगी तो इससे क्या होगा, आर्थिक शोषण मजबूत होगा। तो इसलिए योजना का उद्देश्य संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकना था। तो वो चाहते थे भाई जो संपत्ति है वो किसी एक के हाथ में ना रहे, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो सके, ये वो मानते थे। कमजोर वर्गों को जो है आर्थिक सुरक्षा मिल सके, तो ये उनकी नीति में थे। राज्य पर अंबेडकर के क्या विचार थे, तो राज्य एक परिवर्तनकारी शक्ति मानते थे। अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज की गहरी संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए सशक्त, कल्याणकारी और हस्तक्षेपकारी राज्य आवश्यक है। राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाकर वंचित वर्गों के लिए जो है काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई राज्य बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, समाज में जो भी विकास के कार्य हैं वो सरकार के द्वारा ही किए जाने चाहिए, क्योंकि वही भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अच्छे से सभी लोगों में आवंटित करवा सकती है, वो लोगों को दिला सकती है। तो इस चीज़ में जो है सरकार को सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए और खासतौर पर जो वंचित लोग हैं, जो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ें मुहैया करवाई जानी चाहिए। कल्याणकारी राज की अवधारणा, तो वे आधुनिक भारत में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के कमजोर, दलित और श्रमिक जो हाशिए पर हैं उनकी स्थिति को अवसर और संसाधन उपलब्ध करा के और अच्छे बनाने चाहिए।
समानता आधारित लोकतंत्र राज्य की बात करते हैं। अंबेडकर का आदर्श राज्य सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिक अधिकारों को केंद्र में रखता है। उन्हें विश्वास था कि लोकतांत्रिक राज्य ही अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण दिशा दे सकते हैं और विकास केवल कुछ वर्गों तक सीमित ना रखकर सब तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या उन्होंने कहा भाई एक जो कल्याणकारी राज्य होगा, जो भी व्यवस्थाएं हैं यानी जो भी चीजें हैं, जिन चीजों की कमी है जिन लोगों के पास, उन लोगों तक पहुंचाने का काम एक कल्याणकारी राज्य ही कर सकता है। वही समाज में समानता स्थापित कर सकता है। तो जितने भी विकास से संबंधित काम हैं वो सारे किसके कंट्रोल में होने चाहिए? वो राज्य के कंट्रोल में होने चाहिए, तभी समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता आ सकती है। आलोचनात्मक परीक्षण देखें तो समग्र दृष्टि, अंबेडकर की आर्थिक विचारधारा सामाजिक न्याय, आर्थिक नियोजन और राजनीतिक लोकतंत्र तीनों को एक साथ जोड़ने की थी। वह समन्वित दृष्टि भारत जैसी असमान बहुतापूर्ण समाज के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, तो वो सामाजिक न्याय, आर्थिक नियोजन, लोकतांत्रिक व्यवस्था तीनों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। राज्य केंद्रित विकास मॉडल की बात करी उन्होंने। आलोचकों का मत था कि उनका मॉडल किसी निजी क्षेत्र को अपेक्षाकृत बहुत कम महत्व देता है, पर भारतीय परिस्थितियों में विशेषकर जाति और गरीबी की पृष्ठभूमि में राज्य का सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक था। ठीक है, तो उनका ये तो मानना है कि भाई उन्होंने अपने मॉडल में जो निजी क्षेत्र उनको काफी दूर रखा, लेकिन उनका ये भी मानना ठीक है क्योंकि भाई हमारे देश में उस समय गरीबी ज्यादा थी, ठीक है ना, और जो लोग थे उनके पास संसाधन की कमी थी। तो ये मत भी जो है बिल्कुल सही कहा जा सकता है। व्यवहारिक योगदान, तो श्रम कानून, केंद्रीय बैंकिंग ढांचे और आर्थिक नीति के विचारों में अम्बेडकर की भूमिका ने भारत को विकास प्रक्रिया का एक ठोस संस्थागत आदान प्रदान किया। ठीक है, और दीर्घकालीन प्रभाव, तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, 5 वर्षीय योजनाएं, कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय आधारित नीतियां अम्बेडकर के विचारों पर स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ठीक है, तो भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक आपको अम्बेडकर के विचारों में भी देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं आप अम्बेडकर के आर्थिक विकास योजना और राज्य को सामाजिक न्याय कसौटी पर परखा गया। उनका मानना था कि विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि असमानताओं को कम करना, कल्याण सुनिश्चित करना। वे योजना और कल्याणकारी राज्य को भारत में परिस्थितियों के लिए आवश्यक मानते थे। तो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं जो सब चीजें मुहैया करवाए। उनके आर्थिक विचार आज भी भारत की नीति, विकास और मॉडल पर सामाजिक न्याय के विमर्श को दिशा देते हैं। तो आज भी भारत में जो सामाजिक न्याय की बात आती है तो उनके विचार प्रभावी रहते हैं। तो इसी कारण उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण वास्तुकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने हमारे आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विचार दिए जो आज भी प्रभावी हैं। ठीक है, अब कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता क्या थी? तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानून लागू हों, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के संबंध रखते हों। यह कानून विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति और भरण पोषण जैसे मुद्दों को केंद्रित करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया इसे। यह विचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित है, जहां राज्य को भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों थी? तो देखिए, समानता का सिद्धांत, तो जो यूसीसी था उसका मूल उद्देश्य सभी नागरिकों को कानूनी रूप से समान दर्जा देना था। अलग अलग धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानून अक्सर न्याय और समानताओं में संतुलन पैदा नहीं करते, और भारत में विविधताएं थी, अलग अलग समुदाय, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। अगर सबके लिए एक समान कानून नहीं होगा तो भाई समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। तो इसीलिए इस बिल को लाना बहुत जरूरी था। तो इसलिए आप देखेंगे कि समान नागरिक संहिता एक समान गैर भेदभावपूर्ण विधि ढांचा प्रदान कर सकता है। तो ये क्या करेगा भाई? समाज में सबको एक जैसा बनाएगा और कोई भी जो भेदभाव है उनको कम करेगा, और पूरा समाज एक ही ढांचे पर आपको दिखाई देगा। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गई। तो कोई व्यक्तिगत कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति में महिलाओं को कमजोर स्थिति में रखते थे, अगर आप पहले देखेंगे। तो इसीलिए जो समान नागरिक संहिता है उसमें महिलाओं को समान अधिकार, न्याय संगत व्यवहार और सम्मानजनक स्थिति दिलाने का जो है ये साधन बना, और लैंगिक न्याय को मजबूत कर सकता था। तो यही मानना था भाई कि जो समान नागरिक संहिता होगी उसमें महिलाओं को भी जो है अधिकार मिलेंगे, जो उनके साथ भेदभाव होता आया है, लैंगिक असमानता है, वो क्या होगी? कम होगी। राष्ट्रीय एकता और एकरूपता। तो समान कानून नागरिकों के बीच राष्ट्रव्यापी एकता की भावना को बढ़ाता है। इससे कानून व्यवस्था सरल, स्पष्ट और सभी समान रूप से लागू होने योग्य बनती है, जिससे प्रभावशाली जटिलताएं जो है कम होती हैं। तो सब एक समान होंगे, सब एक जैसा व्यवहार करेंगे, सबके लिए एक जैसी सजा होगी। तो ये क्या करेगा? राष्ट्रीय एकता को जो है बढ़ाएगा। सामाजिक सुधार। तो यूसीसी का उद्देश्य आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण परिवार व्यवस्था स्थापित करना था, जो धर्म आधारित असमानताओं से मुक्त हो। तो भाई एक ऐसा न्यायपूर्ण परिवार व्यवस्था बनेगी देश के अंदर जो किसी भी धर्म आधारित जो असमानताएं हैं उससे
मुक्त होगी। यह समाज को समकालीन मूल्यों और मानव अधिकारों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो पूरा समाज के लिए क्या होंगे भाई, एक समाज समकालीन मूल्य होंगे और सबके मानव अधिकारों की जो है वो रक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर जो है पूरे भारत में जो है नियम लागू किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता के लाभ क्या थे? तो देखिए, इससे सामाजिक समानता और न्याय बढ़ा। ठीक है, समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करती है। इससे व्यक्तिगत कानूनों में जो मौजूद भेदभाव थे वो समाप्त हो गए और न्याय अधिक सुलभ और सार्वभौमिक बन गया। लैंगिक न्याय, तो जो हमारा समान नागरिक संहिता थी विशेष रूप से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक अधिकारों को जो है इसने मजबूत किया। यह पृष्ठतत्व संरचनाओं को चुनौती देकर महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। ठीक है, इसमें महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा मिला। कानूनी सरलता, यानी कोई भी व्यक्ति कानून की जगह समान नागरिक संहिता आने से न्यायिक प्रक्रिया सरल और स्पष्ट, समय संवेदनशील बनती है। इससे अदालतों और नागरिक दोनों के लिए कानून व्यवस्था अधिक समझने योग्य होती है। ठीक है ना, तो सबके लिए समान अगर न्यायिक व्यवस्था है तो उससे भाई आसान होगा, सबको पता होगा भाई कि कौन से काम के लिए कौन सी सजा है। ठीक है, न्याय भी करना आसान होगा, जो न्याय दे रहे होंगे उनके लिए भी आसान होगा, जिनके लिए न्याय होगा उनके लिए भी आसान होगा। तो समझना जो था वो काफी आसान हो गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रपाल, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, समान जब सेम कानून सबके लिए बन जाएंगे तो उससे क्या होगा भाई, नागरिकता धर्म से अलग कर मानव अधिकार और संवैधानिक समानता पर आधारित राष्ट्रवाद को मजबूती मिलेगी। क्योंकि भाई इससे क्या होगा, सबके लिए एक जैसे कानून है तो इससे क्या होगा भाई, मानव अधिकारों की सबकी रक्षा की जाएगी और संवैधानिक समानता भी सबको मिलेगी। तो यह राज्य को अधिक क्या बनाता है, धर्मनिरपेक्ष और न्याय संगत बनाता है। तो इससे राज्य भी क्या होगा भाई, धर्मनिरपेक्ष और न्याय संगत कहलाएगा। समान नागरिक संहिता से जुड़ी चुनौतियां क्या थी? तो भाई धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। तो कई बार ये समस्याएं आई। भारत की विविध धार्मिक परंपराएं व्यक्तिगत कानून से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और समान नागरिक संहिता के विरोध का मुख्य कारण यही था कि सब कुछ समुदायों को सांस्कृतिक अधिकारों के शरण का भय था। उनको सबको लगता था भाई कि हमारे जो सांस्कृतिक अधिकार हैं उनके खिलाफ कुछ ना हो जाए। तो ये उनको भय लगता था कि ऐसा कानून ना है भाई कि जो हमारी सामुदायिक संस्कृतियां हैं वो खत्म हो जाएं। राजनीतिक और सामाजिक असहमति थी। तो आप देखेंगे जो समान जो कानून संहिता बनाई गई उस पर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहमति बनना कठिन था। इसे अक्सर धार्मिक पहचान और वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाता है, जिससे व्यापक मतभेद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो कई बार इस कानून को लेकर लोग ये कहते हैं भाई जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इससे जोड़कर देखा जाता है। भाई अलग धर्म के जो अलग कानून थे उनको एक करके भाई एक धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार देखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है भाई, सबके लिए समान कानून होना जरूरी है। एकरूपता बनाम समानता। तो आलोचकों का तर्क था यूसीसी समानता सुनिश्चित करने के बजाय सांस्कृतिक एकरूपता थोपने का साधन बनता है, इसलिए यूसीसी का निर्माण समावेशी और संवेदनशील होना चाहिए। तो कहते हैं भाई कि एक जैसा कानून बनाकर भाई जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनके साथ जो है भाई अच्छा नहीं किया जा रहा है, उनकी जो पहचान है उससे उनको हटाया जा रहा है। तो ये गलत है। उनकी और जो किसी और की संस्कृति है उससे हमारी संस्कृति को मिलाया जा रहा है, तो ये गलत है। ऐसा मानना है भाई बहुत सारे आलोचकों का, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि इससे क्या हो गया, इस बिल से ये होता है कि भाई समावेशी और संवेदनशीलता जो है एक हो जाती है सबकी, सब एक जैसा सबको देखा जाता है समाज में। धर्म, जाति, वर्ग ये सब अलग हो जाता है, सबको एक समान रखा जाता है। तो इसलिए ये कानून जो थे इंपॉर्टेंट थे। इससे क्या आई भाई, एकरूपता आई और समानता आई कि भाई सब जो है कानून की नज़र में, ठीक है ना, वो सब एक समान है। क्षेत्रीय प्रथाओं की जटिलता। तो भारत में विभिन्न राज्यों में विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक प्रथाओं की भिन्न परंपराएं थी। तो यूसीसी ने इन विविधताओं को संतुलित करने की एक बड़ी चुनौती हुई। तो भाई अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग लोगों की सोच थी, अलग अलग तरह से लोग बिहेव करते थे, लेकिन जब एक जैसा कानून बनता है और उस कानून पे पूरे सबको एक साथ लेकर आया जाता है तो कई बार उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं भारत के अंदर भी आपको देखने को मिलती हैं। भारत में यूसीसी का वर्तमान परिदृश्य क्या है? तो गोवा में पुर्तगाल सिविल कोड के रूप में एक प्रकार की समान नागरिक संहिता पहले से लागू है। सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानों के सहित कई मामलों में यूसीसी के महत्व पर टिप्पणी की है। तो आजकल देखेंगे भाई जो समान नागरिक संहिता है उसके तहत ही आजकल फैसले लिए जा रहे हैं और सब जितने भी मामले हैं, पहले जो सब अलग मामले होते थे उन सब मामलों को अब एक नजरिए से देखा जाने लगा है। केंद्र सरकार तथा विविध आयोग समय पर यूसीसी अध्ययन और सुझाव प्रस्तुत करते हैं, जिससे विषय लगातार नीति निर्माण केंद्र में बना हुआ। तो इसमें कई बार भाई हमेशा बदलाव होते रहते हैं, जो चीज़ें नहीं शामिल हैं उनको भी शामिल किया जाता है और नीति निर्माण हमेशा भाई बना रहता है। इसमें नई नई चीज़ें लागू की जाती हैं, समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं। तो कह सकते हैं भाई समान नागरिक संहिता का उद्देश्य भारत में समानता, न्याय और मानव अधिकारों पर अधिक परिवार कानून व्यवस्था स्थापित करना था। धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक जटिलताओं के कारण इसका क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण अवश्य था, परंतु यह संविधान के आदर्श समानता, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। नेक्स्ट है नागरिकता।
नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित वह कानूनी और राजनीतिक संबंध है जिसके माध्यम से व्यक्ति राज्य से अधिकार, सुरक्षा, सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा बदले में व्यक्ति राज्य के प्रति कर्तव्य निभाता है। नागरिकता व्यक्ति की राजनीतिक पहचान, नैतिक दायित्व और कानूनी अधिकारों को जो है वो निर्धारित करती है। नागरिकता की अगर आप परिभाषा देखेंगे तो नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को किसी राष्ट्र विधिक सदस्य माना जाता है कि भाई वो किसी एक राष्ट्र का सदस्य है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है भाई, उस देश के जो कानून होते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है और बदले में उसको क्या मिलते हैं, अधिकार मिलता है और संरक्षण मिलता है उस देश से। राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, जैसे मतदान और चुनाव में भाग लेने का, वो मतदान कर सकता है, किसी भी चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। भारत में नागरिकता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है और नागरिकता अधिनियम के तहत बहुत सारे प्रावधान जो हैं इसी अनुच्छेद में दिए गए हैं। नागरिकता के प्रकार क्या है, तो जन्म से नागरिकता मिलती है। भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो सकता है यदि उसके माता पिता की नागरिकता कानून मान्य शर्तों को पूरा करती है। वंश में नागरिकता, यदि भारतीय माता पिता भी की संतान विदेश में जन्म ले तो वह नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकता का दावा जो है वो कर सकते हैं। यानी विदेश में अगर किसी ने जन्म लिया है, अगर उसके माता पिता भारत के हैं तो वो उसके लिए भी दावा कर सकता है कि उसे भारतीय नागरिकता चाहिए। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, तो कुछ विशेष शर्त जैसे भारत में निवास, भारतीय मूल से संबंध या भारतीय नागरिक के विवाह के तहत विदेशी व्यक्ति पंजीकृत कराकर भारतीय नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ प्रावधान है जैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता, लंबे समय तक भारत में निवास और आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी करने के बाद विदेशी व्यक्ति जो है वो पृथकीकरण की प्रक्रिया से भी क्या कर सकता है, भारतीय नागरिक बन सकता है। क्षेत्रीय विलय द्वारा नागरिकता, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो उस क्षेत्र के निवासी स्वतः क्या होंगे भाई, भारत के नागरिक बन जाते हैं। नागरिक के अधिकार क्या होते हैं, तो नागरिकों को संविधान में बहुत से अधिकार मिले हुए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार। राजनीतिक अधिकार, मतदान करना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद धारण करना। आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार, अवसरों तक पहुंच, भाषाई और संस्कृति संरक्षण। राज्य द्वारा सुरक्षा, जैसे जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है ना, विधिक सहायता। तो ये सारे अधिकार जो हैं एक नागरिक को मिलते हैं उस राज्य की सरकारों के द्वारा। तो नागरिक के कर्तव्य क्या है भाई, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार नागरिकों को क्या करना चाहिए भाई, राष्ट्रीय जो हमारा संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करना, देश की रक्षा और सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव मूल्यों को अपनाना, राष्ट्रीय एकता और भाईचारों की भावना को मजबूत करना। ये सारी जिम्मेदारी जो है एक नागरिक के कर्तव्य के रूप में जो भी किसी एक देश का नागरिक कर्तव्य होता है उसकी होते हैं। तो भारत में ये हमारे जो है नागरिक कर्तव्य हैं। नागरिकता का महत्व क्या है, तो राजनीतिक सहभागिता, नागरिक व्यक्तियों को मतदान और राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का अधिकार देता है। कानूनी सुरक्षा, नागरिक संविधान और न्याय व्यवस्था को संरक्षण प्राप्त करते हैं जिससे उनके अधिकारों की जो है रक्षा होती है। समान अवसर, नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रीय पहचान, यह व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ती है और सामूहिक जिम्मेदारी, कर्तव्य एवं एकता की भावना को जो है विकसित करती है। तो कह सकते हैं भाई नागरिकता लोकतांत्रिक शासन का आधार है। यह व्यक्ति को अधिकार, अवसर और संरक्षण देती है, साथ ही उसके राज्य के प्रति जिम्मेदारी व्यवहार की उपेक्षा करती है। और भारत में नागरिकता की अवधारणा संवैधानिक मूल्य, समानता, बहुलवाद और लोकतंत्र पर आधारित है जो राष्ट्रीय एकता और विकास के लिए अनिवार्य है, ठीक है। अगला है भूमि सुधार। भूमि सुधार से तात्पर्य उन गतिविधियों और उपायों से हैं जिनके माध्यम से भूमि को स्वामित्व, वितरण और उपयोग में न्यायपूर्ण परिवर्तन किया जाता है ताकि कृषि क्षेत्र में समानता जो असमानता है उसे दूर किया जा सके, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। तो भारत में भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब भी को कम करना, किसान खासकर भूमिहीनों को प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करना था। तो जमींदारी उन्मूलन किया गया इसीलिए भूमि सुधारों में सबसे पहले। तो स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे पहली प्राथमिकता जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। यह सुधार बिचौलियों को समाप्त कर किसान को सीधे भूमि का स्वामी बनाना था, ठीक है। पहले क्या होता था भाई, जमींदारों के पास जमीनें होती थी और वो किसानों से भारी टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे, तो जिससे किसानों को जो है उतना वाजिब हिस्सा नहीं मिल पाता था जितनी उनको जरूरत थी। तो वो शोषणकारी नीति थी। तो बाद में क्या किया गया भाई, आज़ादी के बाद इस व्यवस्था को खत्म किया गया। भूमि सीमा निर्धारण किया गया। एक व्यक्ति या परिवार के पास भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई ताकि अतिरिक्त भूमि गरीब और किसानों में बांटी जा सके। इसका उद्देश्य था भूमि का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण करना।
किराएदारी सुधार, तो किराएदार किसानों को सुरक्षा, उचित किराया और भूमि अधिग्रहण का अधिकार देकर उन्हें शोषण से मुक्त कराना भूमि सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा था कि भाई जो भी किसी के जमीन पे खेती करते हैं तो उन्हें उनका मुनाजिब हिस्सा नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मुहैया करवाना जो था इस भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। भूमि का पुनर्वितरण, अधिशेष भूमि को भूमिहीन किसान, दलितों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बांटना भूमि सुधार का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो भाई जिन लोगों के पास जमीन ही नहीं है, वो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, दलित हैं, तो उन लोगों को क्या करना था भाई, भूमि सुधार के जरिए भूमि आवंटित करानी थी ताकि वो लोग भी अपने काम जो है इस भूमि से कर सकें, किसी पे निर्भर ना हो। भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, तो भूमि संबंध दस्तावेजों को रिकॉर्ड और सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए आप देखेंगे डिजिटीकरण किया गया है। रिकॉर्ड उद्यन आवश्यक किया गया है कि भाई हर एक जमीन का जो आप देखेंगे रिकॉर्ड होता है और ऑनलाइन रिकॉर्ड आजकल रखा जाता है। तो आप कह सकते हैं भूमि सुधार ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को बदलने का उपाय था। हालांकि इसके क्रियान्वयन में चुनौतियां भी थी, फिर भी इससे किसानों की स्थिति मजबूत हुई, ग्रामीण असमानता कम हुई और कृषि क्षेत्र में स्थिरता था, उत्पादन बढ़ा। भूमि सुधार भारत के ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।